तृतीय दिवस का द्वितीय सत्र अभी प्रारंभ होने जा रहा है। इस सत्र में हमें प्रोफेसर अनिकांत जी जैन का मांगलिक उद्बोधन विशिष्ट व्याख्यान का लाभ हमें मिलेगा। हाँ, ये 2 मिनट पधार रहे हैं। उससे पूर्व आज दिन के सत्र में अगर आपका कोई प्रश्न रह गया हो, कोई बात आपको समझ में नहीं आ पाई हो, तो बहुत शीघ्रता से आप पूछ सकते हैं। भाई साहब अभी उपलब्ध हैं। कोई भी बात आपके रह गई हो, लिखना रह गई हो, कोई बात पकड़ में नहीं आ पाई हो, तो आप पूछ सकते हैं। चलिए, आपको अगर समझ में आ गया है तो मैं फिर 1-2 कुछ प्रश्न पूछ लेता हूँ। जैसे समझिए, आपको ये देखना है कि समय सार में आप समझो, आप ये सिद्ध करना चाह रहे हैं कि समय सार एक ज्ञान मीमांसीय, समय सार के ज्ञान मीमांसीय तत्व कौन कौन से हैं। तो आपको उसमें देखना है कि समय सार में प्रमाण शब्द कहाँ कहाँ प्रयोग में आया है। तो आप कैसे सर्च कर सकते हैं? मतलब अब ऐसे एक बार में समय सार ग्रंथ उठाकर एक एक गाथा देखना वो भी हो सकता है, पर वो बहुत समय उसमें लगेगा। फिर चलो गाथा देख लोगे, फिर टीका कैसे देखोगे? हाँ बोलो, पीछे वंशित। हाँ, शीघ्रता से। 2 चीज़ें हैं। सबसे पहले वो जो प्रति हमारे पास है, अगर उस प्रति को जानना है तो पहले जैनी लाइब्रेरी जो है वहाँ से उसको सर्च करेंगे, और फिर जो पर्टिकुलर प्रति अपन को मिलेगी, फिर उसके बाद हम जाएंगे जैन क्वांटम पर। जो शब्द हमको चाहिए वो वहाँ पर डालेंगे, तो वो जो पर्टिकुलर प्रति है उसके अंदर से जो भी अपन को खोजना है वो हमको जैन क्वांटम पर खोजने को मिलेगा। ठीक है, बढ़िया, अच्छी बात है। अगर आपको हिंदी में ही, जैसे समझो समय सार आप इंग्लिश में देख रहे हो, एग्जाम्पल है, और वो आप नहीं देख पा रहे हो, और आपको हिंदी में उसका व्यवस्थित शीर्षक ख्याल में है, और आपको हिंदी में जाकर सर्च करना है, तो कौन सी वेबसाइट है जहाँ पर आप हिंदी के शब्दों में ही सर्च कर सकते हैं? बोलो। हाँ ठीक है, बढ़िया, अच्छी बात है। फिर इसके बाद और भी बहुत सी बातें हैं, और भाई साहब पधार चुके हैं तो बहुत अपना समय उसमें जाएगा। ठीक है, तो आप लोग समझ रहे हैं चीज़ों को, बहुत अच्छी बात है। अब अपन आगे बढ़ रहे हैं। अभी का जो सत्र है इसमें आपको जैन दर्शन के क्षेत्र में कौन कौन सी महत्वपूर्ण शोध हैं जिन्हें आप आदर्श मान सकते हैं, या जिनको देखकर आप शोध के क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं, तो उन महत्वपूर्ण आदर्श शोधों पर आदरणीय प्रोफेसर अनिकांत जी उस पर प्रकाश डालेंगे। साथ ही साथ जैन दर्शन के ऐसे कौन से क्षेत्र हैं जिनमें अभी भी शोध करने के लिए बहुत अवकाश है। वैसे सभी क्षेत्र ऐसे हैं कि जिनमें शोध करने के लिए अवकाश है और हमेशा रहता ही है, पर कैसे आप उन विषयों को देखें और कौन कौन से ऐसे महत्वपूर्ण विषय हैं, उन पर भी भाई साहब प्रकाश डालेंगे। मैं प्रोफेसर अनिकांत जी से निवेदन कर रहा हूँ कि वे अपना स्थान ग्रहण करें। भाई साहब के सर के संबंध में जितना कहा जाए कम है। थोड़ा सा परिचय मैं आपको सामान्य उनका दे रहा हूँ। यहाँ से ही उन्होंने आपके ही जैसे शास्त्री पूर्ण की, इसके बाद उनका पूरा जीवन शोध के क्षेत्र में ही लगा हुआ है। जैन दर्शन प्राकृत के अध्ययन अध्यापन में ही उन्होंने अपना पूरा जीवन शुरुआत से समर्पित कर रखा है। उनके जो पिताश्री हैं फूलचंद जी, वे भी बहुत वरिष्ठ विद्वान हैं। आप लोगों ने नाम तो बहुत बार सुना ही होगा। फूलचंद जी प्रेमी के नाम से वे प्रसिद्ध हैं, और हमारा बीच में कभी कभी सौभाग्य बना भी है, वे यहाँ पधारे भी हैं। समय जैसे रहेगा हम उन्हें पुनः निमंत्रण भी देंगे। वे भी बहुत वरिष्ठ विद्वान हैं, इसी क्षेत्र में वे भी शुरू से लगे हुए हैं। उनकी प्रोफेसर साहब की जो माता जी हैं वे भी बहुत वरिष्ठ विद्वान विदुषी हैं। साथ ही साथ उनके जो भाई हैं अनिकांत जी, वे भी अरिहंत जी, वे भी जैन दर्शन प्राकृत के क्षेत्र में ही अध्ययन अध्यापन के कार्य में संलग्न हैं। तो पूरा ही परिवार आप देख सकते हैं, एकमात्र जैन दर्शन के क्षेत्र में ही वे सब समर्पित हैं और साहित्य साधना में सब लगे हुए हैं। इसके अलावा भी
एकेडमिकली भी देखें तो भाई साहब बहुत वरिष्ठ हैं, उनकी विद्वत्ता, अनेक पुरस्कारों से वे सम्मानित हैं। अब उनके पुरस्कार की लिस्ट गिनाने में ही सत्र पूरा चला जाएगा। कुछ महत्वपूर्ण भारत के राष्ट्रपति द्वारा युवा राष्ट्रपति पुरस्कार, गणतंत्र दिवस पर उत्तर प्रदेश के राज्यपाल द्वारा जैन विद्या संस्कृति संरक्षण सम्मान, दिल्ली सरकार द्वारा श्रेष्ठ शिक्षक सम्मान, विश्वविद्यालय द्वारा शास्त्र भूषण सम्मान। इसके अलावा समाज और संस्थाओं के द्वारा भी उन्हें बहुत सारे पुरस्कार प्राप्त हैं। उनके निर्देशन में अनेक शोधार्थी शोध कार्य कर चुके हैं। 23 ग्रंथों का लेखन एवं संपादन कार्य, 180 शोध लेख एवं 1000 लगभग लेख उनके प्रकाशित हो चुके हैं। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वे अपना पूरा जीवन एकमात्र जैन दर्शन के अध्ययन अध्यापन शोध कार्य में ही समर्पित है। उनका पूरा जीवन, बहुत सा उनका परिचय है, वो हम आपको एक बार कल दिखा भी देंगे, तो उनके परिचय में ही आपको बहुत सारा समय लगेगा। ये सारी बात सिर्फ इसलिए है कि हम आपको प्रेरणा मिल सके कि हम आप जो अध्ययन कर रहे हैं उसको हम आगे कैसे सुरक्षित रख सकते हैं और कैसे अन्य लोगों तक पहुंचा सकते हैं, उसका बहुत अच्छा उदाहरण आदरणीय भाई साहब हैं। वे अभी वर्तमान में लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में जैन दर्शन विभाग में वे अभी वरिष्ठ अध्यापक हैं, विभाग अध्यक्ष, हाँ, प्रोफेसर पद पर वे आसीन हैं। अब मैं बिना विलंब के सर से निवेदन कर रहा हूँ कि वे अपना व्याख्यान प्रारंभ करें। जो लिस्ट भेजी है वो शेयर कर दें, यहाँ साइड में भी दिखे। हाँ, अभी सब माइक ऑन करना होगा। हाँ, हाँ, नहीं, वो जो नई बनाई है पुरानी वो भेजी। अनंत धर्मणस्तत्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः अनेकांतमयी मूर्ति नित्यमेव प्रकाशते। धम्मो मंगलमुक्कट्टम अहिंसा संयमोतवो देवावीतं नमस्सन्ति यस्य धम्मे सयाम। परम आदरणीय हमारे गुरुवर पंडित शांति कुमार पाटिल जी, इस कार्यशाला के संयोजक स्वानुभव जी, और आप सभी को यहाँ अध्यापन कराने वाले सभी जो अध्यापक गण हैं एवं प्रिय छात्रों, आज हम लोग जिस शोध की दिशा की बात कर रहे हैं, वर्तमान में इस समय हमारे सामने कौन से शोध आदर्श के रूप में उपस्थित हैं, वो एक मुझे विषय दिया गया कि आप उस पर चर्चा करिए। शोध क्या होता है, कैसे होता है, क्यों होता है, कैसे करना चाहिए। मुझे लगता है इस पर विस्तार से चर्चा हो चुकी होगी। हमारे अन्य साथियों ने आपको इस पर विस्तार से विवेचन किया हो, तो मैं अपने मुख्य मुद्दे पर ही आपसे बात करता हूँ। और चूंकि ये कार्यशाला है तो एक तरफा व्याख्यान नहीं होगा, तो हम बीच बीच में बातचीत करेंगे। आप लोग भी कोई
जिज्ञासा हो तो बीच में भी रख सकते हैं, ऐसा कोई धारा प्रवाह कार्यक्रम नहीं है ये। कोई जिज्ञासा कुछ जानना हो, क्योंकि हम कुछ समझने के लिए बैठे हैं, तो दोनों तरफ से बातचीत हो। पहले कुछ बातें मैं स्पष्ट कर दूं आपको कि मेरा अनुभव बहुत छोटा है और मैंने अपने जो छोटे अनुभव से और अपनी अल्प प्रज्ञा से जो प्राप्त किया है वो आपको बता। शोध का क्षेत्र बहुत विशाल है। बिना माइक के भी बोल सकते हैं। हेलो। शोध का क्षेत्र बहुत विशाल और बहुत प्राचीन भी है। कभी आप ये ना समझें कि ये जैसे शोध कार्यशाला पहले नहीं होती थी अभी हो रही है, तो कोई नई चीज नहीं हो रही है। हमारे सामने हमारे आप हैं एक पंडित टोडरमल व्यक्तित्व कर्तृत्व, जो उन्होंने आधिकारिक रूप से विश्वविद्यालय में शोध करके उस पर डिग्री भी प्राप्त की, और दूसरा परम भाव प्रकाशक नए चक्र। अकेले रिसर्च की दृष्टि से देखें, उसमें संपादन की बात नहीं ले रहे, सिर्फ रिसर्च की दृष्टि से देखें तो उनके ये दो ग्रंथ ऐसे ग्रंथ हैं जिनको पढ़ करके चाहे किसी भी परंपरा का व्यक्ति हो, किसी ने उंगली नहीं उठाई, और उस ग्रंथ को पढ़ करके सबने अपनी सहमति व्यक्त की। आप ऐसे कोई लेख, कोई कविता, कोई कुछ भी लिखिए तो उस पर भी प्रतिपत्तियां होती हैं, लोग प्रश्न उठाते हैं ऐसा क्यों किया। लेकिन जब आप रिसर्च मेथोडोलॉजी के साथ अपनी बात करते हैं तो सामने वाले को भी जवाब देने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, और इतनी मेहनत कोई करता नहीं। और आपके प्रमाण सहित बात कह रहे हैं तो जल्दी कोई उंगली भी उठाता नहीं। तो हमारे यहाँ शोध की परंपरा बहुत प्राचीन। हमारे जैन परंपरा में विशेषकर जितने आचार्यों ने ग्रंथ लिखे हैं वे संधान हैं, और उस पर जो टीकाएं लिखी गई हैं वो अनुसंधान है। जो मूल ग्रंथ है, जैसे मान लीजिए आचार्य कुंद ने समय सार लिखा, तो ये हो गया संधान, और उसके बाद उस पर जो टीकाएं लिखी गई वो है अनुसंधान। और आपने देखा होगा जितने भी हमारे टीकाकार आचार्य हुए हैं, जब आप उनकी टीकाओं को गहराई से पढ़ते हैं, जैसे आप आचार्य पूज्यपाद की सरवर सिद्धि टीका को पढ़ते हैं, तो आप देखते हो कितने उद्धरण देते हैं कि प्राचीन आचार्य उस जो सिद्धांत प्रतिपादित किया जा रहा है उस सिद्धांत को पुष्ट करने के लिए वो अन्य आचार्यों के उद्धरणों को वहां पर प्रस्तुत करते हैं। मैं इसको इसलिए आपसे कह रहा हूं कि अब से लगभग 10-15 वर्ष पहले तक अगर कोई विद्यार्थी अपने शोध पत्र में गाथा या श्लोक, खासकर जो इंडोलॉजिकल रिसर्च, उसमें गाथा या श्लोक निबंध के बीच में दे देता था, तो जो सुपरवाइजर होते थे या जो विद्वान लोग होते थे रिसर्च वाले, वो डांटते थे कि ये तुम्हें रेफरेंस में नीचे डालना चाहिए था, ये बीच में क्यों लिख दिया तुम, यहाँ तो अपनी बात लिखो, प्रमाण सारे संदर्भ में लिखो, यहाँ तो आपको अपनी बात कहनी चाहिए, जो आपके कंक्लूजन्स हैं या जो आपकी फाइंडिंग्स है वो सारी बातें कहो, या जो प्रस्तुति है। लेकिन ये जो श्लोक हैं या तो उसको लास्ट में लिखो या नीचे पाद टिप्पण में लिखो।
ये हम लोगों को सलाह दी जाती थी। और मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, मेरे पिताजी बचपन से मुझे ये कहते थे कि बेटा जो महत्वपूर्ण और अपीलिंग गाथा या श्लोक है, जो बहुत ज़्यादा हाईलाइट करने योग्य है, वो निबंध के बीच में ही आनी चाहिए। और आप उसका संदर्भ की इसकी संख्या क्या है या किस ग्रंथ का, ये भले ही आप रेफरेंस में लिख दें नंबर डाल के, लेकिन वो गाथा बीच में आनी चाहिए। और प्रकारांतर से उसके सपोर्ट के लिए अन्य आचार्यों के जो उल्लेख हैं वो भले ही आप रेफरेंस में डाल दें, लेकिन जो एकदम आपने देखा होगा हर ग्रंथ में कुछ गाथाएं ऐसी होती हैं बहुत अपीलिंग होती है, बहुत इफेक्टिव होती हैं, उससे बहुत वजन पड़ता है बातों पर, तो वो ऐसा कहते थे और वो शुरू से एक बात कहते थे। और अभी 8-10 साल पहले तक ये रिस्ट्रिक्शंस चलते रहे। फिर मैं एक शोधार्थी को गाइड कर रहा था, तो जैसा कि पद्धतियां हैं, मेथोडोलॉजी है, मेथोडोलॉजी बदलती भी रहती है ना, अब इस स्टाइल में करो, अब इस स्टाइल में करो, चेंज होती रहती है। तो हमें उन मानदंडों का पालन करना पड़ता है जब हम रिसर्च कर रहे होते हैं। अभी भी आप कोई रिसर्च पेपर लिखेंगे तो जो मानदंड अभी चल रहे हैं उसके अकॉर्डिंग लिखेंगे तो ही वो पब्लिश होगा। जो मेथोडोलॉजी अभी मान्य है इस समय, वो कह देते हैं ये MLA स्टाइल में है कि APA स्टाइल में, ये जो अमेरिकन फिलोसफिकल सोसाइटी है तो उसके अनुसार जो मानदंड स्थापित किए गए हैं उसी के अनुसार मान्य होंगे, और ये UGC अप्रूव कर देती है, पूरे सारी यूनिवर्सिटीज़ को फॉलो करना पड़ता है। तो उस वही छपेंगे। अगर आप और किसी स्टाइल में लिखेंगे तो रिजेक्ट कर देंगे, वो स्टाइल के नाम पे रिजेक्ट कर देंगे, भले ही कितनी अच्छी बात हो। माने आपने प्रविधि सही यूज़ नहीं की, उसकी मेथोडोलॉजी ठीक नहीं थी, चाहे बात कितनी अच्छी हो, वो रिजेक्ट कर देते हैं इस आधार पर। लेकिन कैसे युग बदलता है, अब देखो, अभी कुछ समय पहले कुछ रिसर्च पेपर्स आए और कुछ थीसिस जमा हुई। मुझे भी कई जगह इस थीसिस के काम के लिए जाना पड़ता है, लोग चेक करवाते हैं, एग्जामिन भी करना पड़ता है। तो वो थीसिस जमा होने से इसलिए रोक दी गई कि इसमें टेक्स्ट इन साइटेशन नहीं था। तो मैंने कहा ये क्या भला है। तो फिर ये बताया कि आपका जो टेक्स्ट है, आपका जो साइटेशन है, वो आपके मूल उसमें आना चाहिए। मैंने पहले कुछ और सिखा रहे थे, फिर तुरंत उसकी पद्धति बोले, तो मैंने ये नई स्टाइल आई है, इसको बोला ये नई स्टाइल आई है। मैंने कहा ये नई स्टाइल नहीं है, ये हमारी बहुत प्राचीन स्टाइल है, हमारे आचार्यों की स्टाइल है। उनकी पद्धति थी कि श्लोक का उल्लेख वहीं पर होना चाहिए। और हमारे गुरुजी लोग भी बात कहते थे। मैं एक पुस्तक लेकर आया हूं जो मेरी रिसर्च है, इसमें मैं आपको दिखाऊंगा। वो कहते थे कोई संदर्भ अधूरा नहीं होना चाहिए। उसकी प्रामाणिकता इस बात पे, ऐसा नहीं कि श्लोक की एक लाइन लिख के छोड़ दी, आधी लिख लो, कंप्लीट लिखो, और सिर्फ नंबर लिख के छोड़ दो, ये भी नहीं होना चाहिए। माने जैसे हम लोग यहाँ बैठे हैं और मैं कहूँ समय सार की 11वीं गाथा में ये कहा गया है, तो चूंकि सबकी टैली एक सी है इसलिए वो बात चल रही है ना। लेकिन जो कॉमन कोई भी सुनेगा, अदर व्यक्ति कोई भी सुनेगा, वो क्या जाने 11वीं गाथा कौन सी कहलाती। आप नंबर से कैसे बात कर रहे हो अकेले, आप तो गाथा बोल के बताओ ना किस गाथा में ये कहा गया है, तब जाकर के अदर लोग उससे रिलेट कर पाएंगे। तो वो ये कहते थे कि आप पूरी गाथा लिखिए, अकेला नंबर मत लिखिए, क्योंकि अगर इसमें लिखा इस नंबर की गाथा में कहा गया है, तो अब वो जो हमारी बुक पढ़ रहा है या हमारा रिसर्च पेपर पढ़ रहा है, अब वो ग्रंथ खोजने जाए कि उस ग्रंथ में कौन सी गाथा में क्या लिखा गया है, तो बोले इतना परिश्रम कौन करेगा, आप उस गाथा को वहीं पर मेंशन करिए, शुद्ध गाथा। तो इस तरीके से स्टाइल, पहली बात ये कि जो हमारी एंशिएंट स्टाइल थी, जो हमारे आचार्यों की स्टाइल थी, वो बेस्ट थी। और वो अब वापस उस पर ये इतना प्राणायाम करने के बाद वापस उसी स्टाइल पर फिर से वो धीरे धीरे एंट्री कर रहे हैं। मैं अपनी जो आपसे बात कर रहा हूँ उसकी कुछ लिमिटेशंस बतला देता हूँ आपको, जो मैं बात कहने जा रहा हूँ। लिमिटेशंस जैसे मैंने पहले कहा कि मेरा बहुत कम अनुभव है, मुझसे बहुत बड़े बड़े विद्वान हैं जिनके बहुत अनुभव हैं, और मेरी प्रज्ञा भी बहुत ज़्यादा नहीं है।
तो जो मेरी लिमिटेशंस हैं उसके अकॉर्डिंग मैं बात कर रहा हूँ। आज मैं आपको कुछ इम्पॉर्टेंट रिसर्च के बारे में परिचित कराना चाहता हूँ। कभी आप लाइब्रेरीज में जाएं और आप ये जानना चाहते हैं, जैसे सब लोग कहते हैं ऐसे करना चाहिए ऐसे करना चाहिए, बोले एक बताना कैसे हुई है, हम उसको चेक करें, एक उदाहरण दो हमको। ये हम लोग क्वेश्चन पूछते थे जब हमको रिसर्च में, बोले ये वाला ऐसे होता है ऐसे होता है, भैया एक किताब बताओ जहाँ ऐसा प्रयोग किया गया ताकि हम उसको देख के सीख। तो मैंने एक मुख्य रिसर्च जो बहुत फेमस हैं, जो अनुकरणीय हैं और जिनको हम पढ़ करके सीख सकते हैं कि कैसे काम किया जाता है, उनके उदाहरण आपको बताता हूं। जब हम ये प्रश्न करते थे अपने गुरुजनों से तो उसमें 90% इंग्लिश के रिसर्च बतला देते थे, जो इंग्लिश में हुए हैं और खासकर जो विदेशों में हुए हैं, और भारत में भी हुए हैं तो जो इंग्लिश में किए गए। तो ऐसा क्यों करते हैं आप, हम तो हिंदी में लिख रहे हैं। तो कहने नहीं, उनकी जो मेथोडोलॉजी, उनकी जो ऑनेस्टी है, वो जो इतने अच्छे से करते हैं, वही आदर्श है। तो हम उनसे पूछते थे कि भाई ऐसा तो है नहीं, हिंदी में भी हजारों रिसर्च हो रही हैं, तो हिंदी में कोई अच्छी रिसर्च की गई हो वो भी आप उदाहरण हमें बताओ, हम तो उसको पढ़ेंगे ना, उससे सीखेंगे। तो उसकी भी जानकारी जो मुझे गुरुजनों से प्राप्त हुई है। लिमिटेशंस इतनी है, हो सकता है इससे भी अच्छी रिसर्च हुई हो जो मैं आपको बता रहा हूँ, उसके अलावा भी बहुत सारी रिसर्च हैं, लेकिन कभी कभी दुर्भाग्यवश वो प्रकाश में नहीं आ पाती। यूनिवर्सिटी में रिसर्च होके सबमिट हो गई, पब्लिकेशन नहीं हुआ, तो हमारी नॉलेज में आज भी हमको पता नहीं है, क्योंकि वो छपी नहीं तो हमारे पुस्तक के रूप में या लाइब्रेरीज में अवेलेबल नहीं। तो उनसे मैं बचने के लिए कह रहा हूँ कि अभी मैं उसको अपनी लिस्ट में नहीं कह पाया हूँ। और दूसरा, कई रिसर्च ऐसी होती हैं जो मैंने नहीं पढ़ी है, इसलिए मुझे उसका नॉलेज नहीं है, इससे अच्छी हो सकती। मैं सिर्फ उसी को बता रहा हूँ जिसमें 90% रिसर्च मैंने खुद देखी है और सुनी है। उनकी लिस्ट के माध्यम से मैं कुछ बात आपके सामने कह रहा हूँ। और एक पुस्तक है प्राकृत जैन विद्या शोध संदर्भ, जो डॉक्टर कपूर चंद जैन, इन्होंने एक यूजीसी के प्रोजेक्ट के तहत कुछ वर्षों पहले उसको तैयार किया था कि देश के विश्वविद्यालयों में जैन विद्या और प्राकृत से संबंधित जो भी शोध कार्य हुए हों उनका एक इंडेक्स तैयार करें, उनका एक बिब्लियोग्राफी बनाएं। तो उन्होंने सब जगह पूछ कर, हर यूनिवर्सिटी में पता लगा कर, कहीं भी किसी भी विधा में, जैन विद्या की किसी भी विधा में, सिर्फ दर्शन में नहीं, किसी भी विधा में यदि कुछ भी काम हुआ है तो वो उसमें उन्होंने संकलित तब तक का किया है। फिर उसके बाद उस किताब का अपडेट कंटिन्यू होना आवश्यक था, लेकिन वो अपडेट हो नहीं पाई क्योंकि उनकी डेथ हो गई। लेकिन अब लोग अपनी रिसर्च को खोजते हैं शोध गंगा में, शोध गंगोत्री में, जो यूजीसी की वेबसाइट है। तो जो अब रिसर्च हो रही हैं यूनिवर्सिटीज़ में, उसमें कंपलसरी कर दिया गया है कि आपको वो शोध गंगा के लिए रिसर्च सबमिट करनी है और यूनिवर्सिटी उसको उसमें अपलोड करती है। तो उससे हम एक अलग नया इंडेक्स तैयार कर सकते हैं जो अभी तक की जो काम हुआ है। तो उस प्राकृत जैन विद्या शोध संदर्भ में जो रिसर्च जो मैंने खुद देखी हैं या सुनी हैं और जिनमें कुछ महत्वपूर्ण काम हुए हैं, उनकी क्रमवार मैं आपको जानकारी देना चाहता हूँ, ताकि आप कभी पुस्तकालयों में जाएं तो उनको एक बार उसका आद्योपांत अध्ययन अवश्य करें, उसको अवश्य देखें। उससे हमको बहुत सारी जानकारी प्राप्त होगी। मेथोडोलॉजी की दृष्टि से भी उसके बारे में बहुत ज्ञान प्राप्त होगा कि इस तरीके से प्रेजेंट किया। और ये रिसर्च इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये प्रसिद्ध भी बहुत है और लोगों ने, बहुत संस्थाओं ने, सरकार ने इन रिसर्च को रिकॉग्नाइज करके इन पर अवार्ड भी दिए। माने जो ज्यूरी है, जो निर्णायक मंडल होते हैं, उसमें बड़े बड़े स्कॉलर होते हैं, वो चेक करते हैं, तो उन सब में वो बहुत
अच्छे स्तर की मानी गई। तो इस तरीके से मैंने छांट छांट के आपको कुछ रिसर्च, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी अच्छी हो सकती हैं। हमारी लिमिटेशंस टाइम की भी है, नॉलेज की भी है, तो उसके आधार पर जितना है उतना मैं आपको बताता हूँ। जैसे सबसे पहले मैं, अगर आप किसी ग्रंथ को लेकर के जो जैनाचार्यों के द्वारा रचा गया है और वो भी साहित्यिक ग्रंथ है, उस पर काम करते हैं और विशेषकर प्राकृत साहित्य पर काम करते हैं, तो आपको ये जो पहली रिसर्च है कुवलयमाला का सांस्कृतिक अध्ययन, ये आपको जरूर देखना चाहिए। इसको प्रोफेसर प्रेम सुमन जैन, जो उदयपुर में प्रोफेसर प्राकृत विभाग में रहे हैं, उन्होंने ये काम किया है और ये काम बहुत प्रसिद्ध हुआ है। इसके पीछे क्या राज है, क्यों प्रसिद्ध हुआ? कि कुवलयमाला इतना मोटा ग्रंथ, अभी वर्तमान में उसका 1 या 2 भाग में छप करके आया है और इसमें कहानियां हैं। अभी तक लोग ये समझते थे कि कहानियों पे क्या रिसर्च हो सकती है, कहानी कोई रिसर्च की चीज होती, लेकिन उन्होंने जिस तरीके से इस पे काम किया है वो पूरी सारे लोग उसको अप्रिशिएट करने लगे। दूसरा, इस ग्रंथ का कोई अनुवाद उपलब्ध नहीं था, गाथाओं में है, कहानियां गद्य में है, लेकिन इसका कोई ट्रांसलेशन नहीं था। तीसरी बात, ये मैन्युस्क्रिप्ट के रूप में थी। अब आप देखो, एक इतना मोटा ग्रंथ जो मैन्युस्क्रिप्ट में है, पहले उसको एडिट करो, कितना श्रम कहलाएगा। फिर उसके बाद उसका जब आप खुद अनुवाद नहीं करेंगे तो उस पर डिस्कशन कैसे करेंगे, कैसे काम करेंगे, पूरा का पूरा उस पर ट्रांसलेशन करना, उसका हिंदी समझना, उसका अनुवाद करना, माने पहले काम तो एडिटिंग का ही बहुत कठिन काम, इतने मोटे ग्रंथ। फिर इसके बाद जो उस ग्रंथ में बातें आई हैं, जो महत्वपूर्ण तत्व हैं, उनको निकाल करके प्रस्तुत करना। आप देख रहे हो उसमें कितनी मेहनत। तो ये काम, अब जैसे मैंने कुछ इसमें इसके अंदर जो कंटेंट हैं उस बुक में ये भी दे रखे हैं कि मुख्य मुख्य क्या बातें हैं। जैसे उद्योतन सूरी इसके रचयिता हुए, तो इसमें कैसे कैसे भौगोलिक विवरण आते हैं, उस समय का सामाजिक जीवन कैसा था, आर्थिक जीवन कैसा था, उस ग्रंथ में तत्कालीन समाज का सारा प्रदर्शन रहता है। तो इन्होंने ऐतिहासिक दृष्टि से भी उसका अध्ययन किया और उस समय की चीज को इसमें निकाला। फिर उसकी भाषा कैसी है, उस समय की शिक्षा क्या थी, उस ग्रंथ में कलाओं का क्या वर्णन है, ऐसे करके। तो ये एक रिसर्च बहुत मॉडल के रूप में लोगों के सामने रहती है, जो साहित्यिक रिसर्च के रूप। इसी तरह एक समराइच्य कहा एक सांस्कृतिक अध्ययन, ये ग्रंथ भी बहुत महत्वपूर्ण है। और इसको आप देख ही रहे हैं, मैं हर चीज दोहराऊंगा नहीं क्योंकि लिस्ट लंबी है, शॉर्ट में ही बताएंगे। ये भी बहुत महत्वपूर्ण जो समराइच्य कहा ग्रंथ है प्राकृत का, इसमें भव भवांतर की कथाएं हैं, उस कथा के आधार पर बहुत सुंदर रिसर्च प्रेजेंट की। फिर एक रिसर्च बुक है सेतुबंध का समीक्षात्मक अध्ययन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें सारी सूचना है और मुझे लगता है आपको PDF अवेलेबल भी करा दिया जाएगा, तो सारी डिटेल उसमें आपको मिल जाएगी कि कहाँ से पब्लिश है और इसमें क्या क्या कंटेंट। फिर एक नेमी चंद शास्त्री जी हुए, इनका नाम तो आप लोगों ने सुना होगा, जिन्होंने भगवान महावीर और उनकी आचार्य परंपरा लिखा है, और भारतीय ज्योतिष इनका ग्रंथ है। माने इनका जो कंट्रीब्यूशन जैन साहित्य जगत को है वो आउटस्टैंडिंग है। एक व्यक्ति एक जन्म में इतना काम कर सकता है, इनको देख के आश्चर्य होता है। और भारतीय ज्योतिष माने उसमें उन्होंने ऐसा ग्रंथ लिखा है कि आज जहाँ जहाँ भी ज्योतिष डिपार्टमेंट चलते हैं उसमें ये बुक रिकमेंड है, और वहाँ पे ज्योतिष शास्त्र को सरल तरीके से समझाने के लिए इसी बुक को पढ़ाया जाता है। ये प्रामाणिक बुक मानी जाती है, भारतीय ज्ञानपीठ से छपी हुई। और आपने
तीर्थंकर महावीर आचार्य परंपरा इनका ग्रंथ देखा ही होगा, जिसमें पूरी एक परंपरा का वर्णन है। ये थोड़ा सा अच्छा निदेशक थे, ठीक है। फिर वसुदेव हिंडी का आलोचनात्मक अध्ययन, ये हमारे रंजन सूरीदेव पाठक जी थे। ये बहुत बड़े विद्वान, इनसे मैं मिला हूँ, इनमें अधिकांश लोगों को मैं जानता हूँ, उनसे मैंने सीखा है, मैंने पढ़ा भी है उनसे। इन्होंने वसुदेव हिंडी का आलोचनात्मक अध्ययन नामक एक रिसर्च बुक लिखी, और हरिराम आचार्य हुए हैं, ये तो मेरे ख्याल से जयपुर के ही थे, और प्राकृत में काव्य यहाँ भी आते थे, लिखते थे। इन्होंने महाकवि हाल की गाहा सतसई, जो गाथा सप्तशती के रूप में फर्स्ट सेंचुरी में ग्रंथ लिखा गया था, इस पर इन्होंने रिसर्च की, ये भी बहुत फेमस है। देवेंद्र कुमार शास्त्री जी, ये नीमच वाले, इनकी पुस्तक है अपभ्रंश साहित्य, और इन्होंने भविष्य कहा और अपभ्रंश कथा काव्य पर बहुत सुंदर रिसर्च की। ये भी बहुत प्रामाणिक और बहुत अच्छी रिसर्च मानी जाती। इसी तरह आपको पता होगा कि विगत वर्ष में प्राकृत एवं जैन विद्या के लिए पद्मश्री अवार्ड दिया गया, इस दिशा में जिसने काम किया, और वो अवार्ड दिया गया प्रोफेसर राजा राम जैन। अभी इस समय जीवित हैं, 98 ईयर ओल्ड हैं, नोएडा में रहते हैं। आप सबको उनका दर्शन करने जाना चाहिए। ऐसे विद्वान है ना, जैसे प्रोफेसर कमल चंद सौगानी जी, ये भी 98 के लगभग हैं। माने ये उस पीढ़ी के विद्वान हैं जिन्होंने जिंदगी पूरी सिर्फ साहित्य साधना में लगी। और आपको बताऊं, ये जो राजा राम जी का महाकवि रहदू साहित्य है, वो व्यक्ति रिसर्च में ऐसे डूब गए कि लोगों ने उनको रैधू कहना ही शुरू कर दिया। जब उनका अभिनंदन हुआ था तो उनको अभिनव रैधू की उपाधि दी गई थी। अब देखो, उस व्यक्ति ने पूरा जीवन रैधू को समर्पित कर दिया। और रैधू ने जो साहित्य लिखा है अपभ्रंश में, उसके मूल अपभ्रंश को पढ़कर, जिसका ट्रांसलेशन उपलब्ध नहीं है, ट्रांसलेशन करके उनके साहित्य को भी प्रकाशित किया है बाद में। और ऐतिहासिक दृष्टि से कैसे अध्ययन करना चाहिए किसी चीज का, ये सीखना है तो प्रोफेसर राजा राम जैन जी को पढ़ना चाहिए किसी भी साहित्य से। और एक आपको इसके साथ इंपॉर्टेंट बात बताता हूं, हमारे दिल्ली में कुतुब मीनार है, ये राजा राम जी ऐसे व्यक्ति हैं, इन्होंने पाषाणाह चर्यू ग्रंथ का संपादन किया था। ये अपभ्रंश में बुद्ध श्रीधर कवि का पाषाणाह चर्यू, पार्श्वनाथ चरित। तो ये जो हमारे राइटर होते थे, कवि होते थे, वो प्रशस्तियां लिखते थे पहले ग्रंथ की, फिर ग्रंथ लिखते थे। तो उन्होंने प्रशस्ति में दिल्ली का वर्णन कर दिया, और सम्राट अनंग पाल के समय की बात, यानी कुतुबुद्दीन ऐबक के पहले की बात, 13वीं सेंचुरी को कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली आया और उसने तहस नहस मचाया, और उसके बाद सब चीज़ मुगल के हिसाब से दिल्ली में सारी कन्वर्ट हो गई और मुगल सल्तनत शुरू हो गई। आपको पता है, दिल्ली का प्राचीन इतिहास किसी को नहीं मालूम था। एक प्रोफेसर द्विवेदी, जिन्होंने दिल्ली के इतिहास पर एक किताब लिखी है, उन्होंने एक वाक्य लिखा है, वो किताब मैंने पढ़ी है। उसमें लिखा है कि यदि प्रोफेसर राजा राम जैन जी ने पाषाणाह चर्यू का संपादन न किया होता, वो हमारे सामने ना लाए होते, तो हमें दिल्ली के प्राचीन इतिहास के बारे में पता ही नहीं होता। एकमात्र एविडेंस है जिसमें सम्राट अनंगपाल, जो एक हिंदू सम्राट था, हिंदू क्या माने मुसलमान नहीं था, तो उस समय हिंदू माने सब होते थे, जैन को भी हिंदू बोलते थे सब, माने जो मुसलमान नहीं हो सब हिंदू हैं, ऐसा बोला जाता।
तो वो सम्राट अनंगपाल के समय। और आप देखो इन्होंने ये सिद्ध किया वहां पर कि वो कुतुब मीनार नहीं है, वो मानस स्तंभ था। और वो जो परकोटा है उसमें उन्होंने ये सिद्ध किया कि ये नाभे जिनालय था। आदिनाथ भगवान का यहाँ पर बहुत बड़ा मंदिर बना हुआ था, जैन मंदिर। और उन 28 जैन मंदिरों को तोड़ करके उसके मलबे से वहाँ मस्जिद का निर्माण हुआ। और वहाँ पर सारी चीज़ें जैन परंपरा की आज भी विद्यमान है, लेकिन इस पर कोई डिस्कशन नहीं करता। सबसे पहले आवाज़ उठाने वाले आपको रिसर्च का महत्व बता रहा। ये देखो उन्होंने वो संपादन किया, उसमें बुद्ध श्रीधर ने इतना सा लिख दिया कि मैं दिल्ली आया, दिल्ली में चौड़ी चौड़ी सड़कें थी, मुझे बहुत सुंदर लगा। फिर एक नट्ठल साहू करके वहाँ पर अल्हड़ साहू करके एक अनंगपाल के दरबार में एक मंत्री था, वो उनको मिला और उसने कहा कि आप यहाँ क्यों बैठे हुए हो? बोले मैं थक गया था, मैं सुस्ता रहा था। वो कवि था, तो बोले वो बैठे क्यों बैठे हुए? बोले मैं थक गया, मैं सुस्ता रहा हूँ। तो बोले आप कहाँ से आए? बोले मैं हरियाणा से आया, मैं एक कवि हूँ और मैं काव्य लिखता हूँ, और मैं काव्य लिखते लिखते थोड़ा चेंज करने के लिए आया। तो उन्होंने कहा कि आप नट्ठल साहू के दरबार में जाओ। नट्ठल साहू एक बहुत बड़े सेठ हैं, जिन धर्म के सेठ हैं, और इन्होंने यहाँ पर एक नाभे जिनालय की रचना की है, और वो उनसे मिलो। तो इन्होंने कहा कि हम उनसे नहीं मिलेंगे, क्योंकि जो सेठ लोग होते हैं वो विद्वानों की इज्जत नहीं करते हैं, इसलिए मैं उनके पास नहीं जाऊँगा। तो वो जबरदस्ती उनको, आप समझते नहीं हो, जाओ। तो उनके कहने पर कि मुझे स्वाध्याय के लिए पाषाणाचर्यु पार्श्वनाथ भगवान का चरित्र लिख कर दो और यहीं रहो, मैं तुम्हारी यहीं व्यवस्था करता हूँ। तो बोले इनके कहने पर और उनसे मिल के बहुत प्रसन्नता हुई और मैंने ये पार्श्वनाथ से, तो ये उसने जो वर्णन लिखा है, और उसने एक उत्तंग तालु मैंने यहाँ देखा जो आकाश से छूता हुआ था, ऐसा उसने वर्णन कर दिया अपनी प्रशस्ति में। तो ये सारा वर्णन वो उस इलाके का वर्णन है। इसके पहले इतिहास में कहीं भी कोई उल्लेख मिल नहीं रहा था कि वहाँ पर। तो दिल्ली का प्राचीन इतिहास का सबसे बड़ा स्रोत जैन साहित्य बना, और उसके भी सबसे बड़े प्रणेता बने प्रोफेसर राजा राम जैन, जिन नहीं तो पांडुलिपियों में डला रहता, किसी को खबर ही नहीं थी कि इतना बड़ा यहाँ पर हमारी संपदा मौजूद है। तो अब आपको रिसर्च की कीमत समझ में आई। मैंने इस दृष्टि से आपको ये बात बताई। फिर बाद में मुझे भी सौभाग्य मिला कुतुब मीनार पर रिसर्च करने का, कभी अवसर मिलेगा तो वो सारी चीज़ मैं पूरे स्लाइड के माध्यम से आपको, मुझे 1-1.5 घंटा चाहिए उसको समझाने के लिए, मैं विस्तृत रूप से कभी अवसर मिला तो समझाऊं। तो ऐसे ये राजा। इसी तरह प्रोफेसर गोकुल चंद जैन बहुत फेमस आचार्य हुए हैं, जो संपूर्णानंद संस्कृत यूनिवर्सिटी में प्राकृत जैनागम है। इनका सोमदेव कृत यशस तिलक का सांस्कृतिक अध्ययन ये पब्लिश्ड भी है, और ये किसी भी ग्रंथ का सांस्कृतिक अध्ययन कैसे किया जाता है इसमें पढ़ करके आप समझ सकते हैं। अब थोड़ा हम दर्शन के क्षेत्र में आते हैं। एक रिसर्च फेमस है दरबारी लाल कोठिया जी की, जैन तर्कशास्त्र में अनुमान विचार, ये भी प्रकाशित है। और इस पर बाद में ये जैन तर्कशास्त्र में अनुमान विचार ऐतिहासिक एवं समीक्षात्मक अध्ययन, इस नाम से वीर सेवा मंदिर से ये बुक, ये भी किताब पब्लिश्ड हुई थी, और इसके ये कंटेंट्स भी। इतने में तो बात समझ में नहीं आएगी जो इसमें लिखी है। जब ये किताब आप उठाएंगे ना और उसमें देखेंगे कि ऐसे समय में जब स्रोत ज़्यादा उपलब्ध नहीं थे, आज हमारे सामने इतना विशाल साहित्य मौजूद है, ट्रांसलेटेड है इंग्लिश में, हिंदी में, छन छन कर चीज़ें सामने आ गई। जो हमारे प्राचीन विद्वान हैं उन्होंने, आप समझ लो, गहरी गुफा में से चीज़ें निकाल करके बहुत आकर्षक तरीके से हमारे सामने प्रस्तुत। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप ये होना चाहिए कि उसका एनालिसिस, उसको आगे बढ़ाने का काम हम लोग कर सकते हैं। फिर एक हाँ,
उनको तो जानते होंगे ना आप, दरबारी लाल कोठिया जी को, न्याय दीपिका अब उस न्याय दीपिका की प्रस्तावना पढ़ेंगे तो भी आपको समझ में आ जाएगा कितनी गहरी रिसर्च। आपको मालूम है कई ग्रंथ ऐसे हैं इतने मोटे हैं, जब हमने खोला तो ग्रंथ उसमें 20 पेज का है और 150 पेज की उसकी प्रस्तावना है। माने वो ग्रंथ में इतनी सी गाथाएं हैं, लेकिन उस ग्रंथ में माल क्या है उसको लेकर के 150 पेज की प्रस्तावना ली। अब ये प्रसंग आया इसलिए बता देता हूं कि देखो आनंद किस चीज को कहते हैं। A.N. उपाध्याय, जानते हैं A.N. उपाध्याय का नाम सुना है? कौन है A.N. उपाध्याय? किसी ने बताया भी होगा। इन्होंने प्रवचन सार की प्रस्तावना ली, उस प्रस्तावना पे डिलीट दे दी और उस प्रस्तावना का अनुवाद करके एक ग्रंथ छपा अलग से, शायद प्रोफेसर भागचंद भास्कर जी ने प्रकाशित, हिंदी में की प्रस्तावना। आप सोच सकते हो वो किस तरह की प्रस्तावना लिख दी होगी। अकेले 200 पेज लिखना ही की उतार दिया, ऐसे वाले वहां से तो फेमस हो नहीं सकते। माने उसके एक एक पेज लिखने में वर्षों लगे होंगे, तो क्या क्या किया होगा उसके अंदर, ये कल्पना करने लायक। तो उसमें क्या ऐसा माल भरा होगा कि लोगों को लगा कि इसको डीलिट की उपाधि दे दो, पीएचडी नहीं डीलिट की उपाधि। तो एक ये महत्वपूर्ण। इसी तरह आगे मैं फर्दर रिसर्च के बारे में भी आपसे बात करूंगा, क्रम में आया इसलिए मैं बता देता हूं। ये एक मेरी रिसर्च है जो वैशाली से पब्लिश्ड। मैंने इसमें दार्शनिक समन्वय की दृष्टि की जैन दृष्टि, नयवाद, हम जो नए वाद पढ़ते हैं उसमें जो 7 नए हैं, हर नए एक एक दर्शन का प्रतिनिधित्व करता है, ऐसा हमारे आचार्यों ने कहा। जैसे नयगम नए, तो उन्होंने न्याय वैशेषिक को नयगम नया भाषी बोला है। संग्रह नए, तो उन्होंने वेदांतियों को कहा ये संग्रह नया भाषी है। तो नया भाष के रूप में उन्होंने 7 दर्शनों को उसमें लिया। तो मेरी ये रिसर्च प्रॉब्लम थी कि हर जगह सिर्फ उल्लेख किया है, इंगित किया है, इशारा किया है कि ये वेदांत जो है संग्रह नया भाषी है, चारवाक व्यवहाराभासी है, ऐसे ऐसे उल्लेख किया है, लेकिन उसका डिस्क्रिप्शन एक्सटेंड नहीं था। तो ये मेरी रिसर्च प्रॉब्लम थी। तो मेरे गुरुजी प्रोफेसर दयानंद भार्गव जी के अंडर में मैंने काम किया। तो मैंने इसमें पहले 2.5 साल में तो मैंने एक काम किया। 2.5 साल में काम किया का मतलब कोई और काम नहीं किया। 2.5 साल सांस नहीं ली इधर उधर, कोई और दूसरे काम ही नहीं किया। 10 लक्षण में नहीं गए, कहीं कुछ नहीं किया, सिर्फ यही काम। कोई घर भी नहीं गए, गर्मी की छुट्टी में भी घर नहीं गए, ऐसे नहीं। इसलिए वो 2.5 साल में पूरा। और इसके छपने पर मैंने 8-10 साल लगाए। वो जो 2.5 साल में किया, जब ये पब्लिश हो रहा था तो मुझे 8-10 साल इस पर फिर मैंने वर्क किया। तो ये वैशाली से ये रिसर्च पब्लिश्ड है और मैं ये आपकी लाइब्रेरी में गिफ्ट कर दूंगा, तो आप लोग जब समय हो तो इसको पढ़ना। मैंने इसका कंटेंट आपको शॉर्ट में बता दिया कि तत् दर्शनों में से उस मैटर को लेकर के नैगम नय क्या कह रहा है और वो दर्शन क्या कह रहा है, उसकी कंपैरेटिव स्टडी इसमें की है। और हमने ये बताने का प्रयास किया है कि हमारे जो 7 नए हैं, दरअसल वो 7 दर्शनों की भिन्न भिन्न दृष्टियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। यदि वो दर्शन इन नयों को स्वीकार कर लें, अन्य की दृष्टि को स्वीकार कर लें, तो बहुत अच्छा समन्वय स्थापित हो सकता है। फिर एक जैन दर्शन में आत्मविचार, ये भी बहुत शुरू में ये रिसर्च हुई थी और लालचंद जैन जी ने रिसर्च की थी। अभी कुछ ही समय पहले इनका देहांत भी हो गया। आपको साइकोलॉजी के क्षेत्र में बहुत कम रिसर्च मिलेंगी, जैन साइकोलॉजी का, लेकिन एक रिसर्च हुई है लेश्या पर, और ये इसका शीर्षक लेश्या एक विवेचनात्मक अध्ययन है। लेकिन लेश्या और मनोविज्ञान नाम से ये बुक पब्लिश्ड है, जिसको जैन विश्व भारती ने पब्लिश किया। इसको आप देखें। ये जो आपको रिसर्च बताऊं ना, जो मैंने देखी है वो बता रहा हूं। अब मैंने नहीं देखी वो भी बहुत सारी हैं और बहुत अच्छी हो सकती हैं, लेकिन मेरी लिमिटेशंस यहाँ सिर्फ इतनी है, जो मैंने देखी है
मैं ऑथेंटिक रूप से आपसे कह सकता हूँ उसको, इसलिए मैंने उसका यहाँ पे उल्लेख किया। एक रिसर्च है मूलाचार का समीक्षात्मक अध्ययन। अब ये हमारा जो फिलोसफिकल लिटरेचर होता है, अभी तक पहले हमने देखा था तो कॉमन लिटरेचर था, प्राकृत में मूलाचार नाम का ग्रंथ, और ये रिसर्च मेरे पूज्य पिताजी ने की, BHU से की है, और ये पार्श्वनाथ विद्यापीठ से पब्लिश्ड। ये रिसर्च ऐसी रिसर्च है, इस अकेली रिसर्च पर कम से कम 4-5 पुरस्कार मिल चुके हैं। ये महावीर पुरस्कार जो जैन विद्या संस्थान इस रिसर्च पर मिला कि ये ऐसी, तो मूलाचार पर इससे पहले ऐसा काम कहीं भी नहीं हुआ था। और उस समय तक जो ज्ञानमती माता जी ने मूलाचार का अनुवाद करके ज्ञानपीठ से प्रकाशित किया है, उस समय तक वो भी प्रकाश में नहीं आया था जब ये रिसर्च। तो आप टास्क देख रहे हो रिसर्च का, जिसके ट्रांसलेशन भी अवेलेबल नहीं है, उस पर काम कर रहे हैं लोग, तो कितना कठिन काम होता होगा। और इसकी विशेषता ये है कि ये मूलाचार ग्रंथ दिगंबरों का ग्रंथ है, दिगंबर मूलाचार। लेकिन इन्होंने इसमें श्वेतांबर जो आचार संहिता है मुनियों की, और उनके शास्त्रों में जहाँ मूलाचार के उद्धरण हैं, उसकी कंपैरेटिव स्टडी करते हुए, सारे उद्धरण देते हुए किया है। और जब ये रिसर्च पब्लिश हुई, सामने आई, तो आचार्य विद्यासागर महाराज जी ने इस रिसर्च की पूरी वाचना की थी कुंडलपुर में। मैंने आद्योपांत पूरे मुनि संघ को जैसे वाचना करते हैं ना, पूरी इस बुक को पूरा वाचना में प्रस्तुत किया था, और कई दिनों तक वो वाचना चली, और उनको भी वो ये रिसर्च बहुत पसंद आई। तो कुछ रिसर्च ऐसी होती हैं जो अपील कर जाती हैं लोग, एक तो रेयर होती हैं, और दूसरा उसका संशोधन इतना अच्छा होता है कि लोग उसको, उसके अंदर से जो फाइंडिंग्स होती हैं उसको प्राप्त करने लगते हैं। तो अब मूलाचार की दृष्टि से अगर अध्ययन करें, बाद में उन्होंने मूलाचार भाषा वचनिका का भी संपादन किया। मुझे लगता है यहाँ पर वो होगी भी, मूलाचार भाषा वचनिका लाइब्रेरी, क्योंकि एक बार वो आए थे, उन्होंने दी भी। भाषा वचनिका ऋषभ दास निगोत्या जी ने मूलाचार पर भाषा वचनिका ढूंढारी भाषा में लिखी थी, लगभग 1000 पृष्ठों की पांडुलिपि। तो इसका पूरा संपादन अनुवाद मेरे पिताजी और माताजी ने मिल करके किया था, और इतनी मोटी छपी हुई है। कभी अवसर मिलेगा तो मैं उसके रीप्रिंट भी आया है, वो मैं आपको दूंगा। कोई व्यक्ति यदि योग के क्षेत्र में रिसर्च करना चाहता है, जैन योग के क्षेत्र, तो अभी जैन योग पर काफ़ी लोग काम कर रहे हैं, लेकिन जो इनिशियल रिसर्च बहुत अच्छी पब्लिश्ड हुई थी वो है अरहत दास बंडोवा दिगे। इन्होंने जैन योग का आलोचनात्मक अध्ययन, ये रिसर्च पब्लिश की, और एक न्याय शास्त्र पर बहुत ऑथेंटिक रिसर्च मानी जाती है। और जब हमारे गुरुजी थे जो हमको मैथोडोलॉजी पढ़ा रहे थे, प्रोफेसर सत्यरंजन बैनर्जी, आप लोगों ने संभवतः नाम सुना हो, प्राकृत भाषा के क्षेत्र में बहुत ऊंचा नाम था। अब चूंकि उनका देहांत हो गया, उनसे हमने प्राकृत सीखी थी, और जो आप लोगों को प्रोफेसर जगत राम भट्टाचार्य जी ने पढ़ाया था, उनसे भी हमने सीखी थी। हमारे गुरु जी हैं सब लोग। तो उन्होंने प्रोफेसर सत्यरंजन बैनर्जी जी जब ये हम लोगों को रिसर्च मेथोडोलॉजी सिखा रहे थे, तो सारे एग्जाम्पल्स इंग्लिश की बुक्स के देते थे, और विदेशी राइटर्स और इनका कि इनकी रिसर्च ऐसी, इनकी रिसर्च ऐसी। तो मैंने उनसे पूछा कि ठीक है, बहुत अच्छी रिसर्च होती है, लेकिन हिंदी भी तो कुछ करते ही होंगे, हिंदी वाले आप उनका नाम ही नहीं लेते हो। तो मैंने कहा आप जैन परंपरा में, जैन दर्शन में, हिंदी में कोई बहुत अच्छा रिसर्च का काम हुआ हो तो बताओ, और पब्लिश हो, हम देखना चाहते। तो उन्होंने ये नाम लिया था बौद्ध प्रमाणवाद का जैन दृष्टि से परीक्षण। एक कंपैरेटिव भी है और न्याय शैली का भी है, और बहुत प्रामाणिक रिसर्च है। इनको भी आप जानते हैं, प्रोफेसर धर्मचंद जैन इधर मेरे ख्याल से आते भी रहते हैं कई बार। इनकी हाँ, वो आते हैं, वो प्राकृत भी पढ़ाते हैं। तो ये रिसर्च मतलब उन्होंने हमें, तो हम जाके लाइब्रेरी में से वो किताब लेकर के आए थे, और हम ये सीखने के लिए कि कैसे प्रेजेंट किया जाता है, कैसे रेफरेंस, मैंने उस सारी चीज़ सीखने के लिए एक हमारे पास आइडियल। तो कभी आप
न्याय के क्षेत्र में काम करें तो इसको एक मॉडल के रूप में आप देख सकते। ये मैं उन लोगों को ही ला रहा हूँ जो बहुत पहले से जो इस्टेब्लिश्ड लोग हैं और जिन्होंने वर्क किया, तो हमारी जानकारी में ये चीज़ें होनी चाहिए। इसी तरह एक वयोवृद्ध विद्वान हैं डॉक्टर रमेश चंद जैन। इनके लिए कहा जाता है, ये हाइट में बहुत लंबे हैं, अभी हैं, बुजुर्ग हैं लेकिन हाइट में लंबे हैं, लेकिन इनके लिए कहा जाता है कि अगर किताबों का ढेर लगाएं जो इन्होंने लिखी हैं तो वो इनकी हाइट से भी ऊपर उठ जाती। मैंने खुद तो लंबे हैं और अगर उनकी किताबें ऐसे रखने लगें तो इनका भी मैंने बचपन से सानिध्य प्राप्त किया। इतनी सारी रिसर्च इन्होंने की। इनकी जो ये रिसर्च है बौद्ध दर्शन की शास्त्रीय समीक्षा जैन ग्रंथों के आधार पर, ये इनकी बहुत फेमस रिसर्च है और ये भी पब्लिश्ड है। बाकी आपने देखेंगे डिस्क्रिप्शन में। कंपैरेटिव स्टडी के रूप में जब हम किसी दर्शन की किसी दर्शन से तुलना करते हैं 2-3 के साथ, तो कैसे, और वो भी एथिक्स में, आचार मीमांसा में, कैसे हमको रिसर्च करनी चाहिए, सीखना हो, तो आप प्रोफेसर सागरमल जैन जो रेनॉल्ड पर्सनालिटी हैं, वर्ल्ड फेमस स्थानकवासी श्वेतांबर विद्वान हैं, इन्होंने जैन बौद्ध गीता के आचार दर्शन का तुलनात्मक और समीक्षात्मक समालोचनात्मक ये काम किया था। ये भी पब्लिश्ड है। और आप सोचो 3 परंपराएं आ गई हैं यहाँ, जैन बौद्ध और गीता। गीता माने पूरी वैदिक परंपरा मान, तो इनका आचार मीमांसात्मक कंपैरेटिव स्टडी इन्होंने की। और कोई बच्चा, आप लोग बीएड करते हो, एमएड करते हो, है ना, फिर कई बच्चे क्या करते हैं, एमएड में ही आगे जाकर शिक्षा में काम करना चाहते हैं, माने एजुकेशन फील्ड में ही रहना चाहते हैं और उसी में पीएचडी करना चाहते हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट जो जैन दर्शन से शास्त्री हैं, उनको जैन संस्कार हैं, जैन दर्शन का ज्ञान है, और फिर वो बीएड एमएड करके आगे बढ़ रहे हैं, तो वो पीएचडी करते समय ये पूछते हैं कि हम जैन में ही रिसर्च करना चाहते हैं। तो जैन शिक्षा दर्शन पर सबसे बहुत पुराना काम है, ये निशानंद शर्मा ने किया था। इसको आप एक आइडियल बना सकते हैं और इस पर फिर आप बात कर सकते हैं। मैंने ये कई जगह अवेलेबल नहीं होती है अब, लेकिन ये वैशाली से छपी है और मैंने ये रिसर्च पढ़ी है, देखी है, कई मामलों में मुझे इसकी ज़रूरत पड़ी। तो जैन वाङ्मय में शिक्षा के तत्व, ये बहुत ऑथेंटिक रिसर्च है। इसी तरह बहुत सारी हैं, एपिस्टेमोलॉजी ऑफ द जैन आगमास, ये इंग्लिश में हुई थी 1952 में, इंद्रचंद शास्त्री जी ने की थी, ये भी बहुत अच्छी ज्ञान मीमांसा के ऊपर। और देखिए कमल चंद सौगानी जी जो अभी आपके जैन विद्या संस्थान के डायरेक्टर हैं, अभ्रंश साहित्य अकादमी के, ये वर्ल्ड फेमस एथिक्स पर रिसर्च है, एथिकल डॉक्ट्राइन्स इन जैनिज्म। माने ये लोग इसका उदाहरण देते हैं, फिर इन्होंने इसका हिंदी अनुवाद करके इसके 2-3 वॉल्यूम निकाले, जैन आचार शास्त्र मीमांसा ऐसे करके, तो वो जरूर आप देख लेना। क्योंकि जैन एथिक्स समझते हैं ना, आचार मीमांसा, श्रावकाचार, मूलाचार, लेकिन कभी ऐसा लगता है तो सरल है, इसमें क्या रिसर्च हो सकती है, व्रतों के नाम गिनाने ये करना, ऐसे ही होता है ना। लेकिन जब आप पढ़ोगे ना तो आपको लगेगा कि इसमें कितना गहरा काम। जैन एथिक्स के क्षेत्र में ही जो वर्ल्ड फेमस काम है वो प्रोफेसर दयानंद भार्गव जी का, ये हमारे गुरु जी हैं, जिनके निर्देशन में मैंने स्वयं काम किया। ये दिल्ली यूनिवर्सिटी से जैन एथिक्स पे काम हुआ था। और इनकी एक बात बताता हूँ आपको, प्रसंग आ गया इसलिए कि प्रोफेसर दयानंद भार्गव जी मुझसे, उन्होंने मुझे रिसर्च करना सिखाया, रिसर्च कराई, करना भी सिखाया, दृष्टि विकसित की, बहुत उपकार है उनका मेरे ऊपर। और अभी विगत वर्ष ही उनका देहांत हुआ है। इनको क्षुल्लक जिनेंद्र वर्णी जी ने पढ़ाया था, ये पानीपत में रहते थे। और आपको इसलिए बात बता रहा हूं, एक चबूतरा था वहां, एक जैन मंदिर, बीच नगर के बीच में जैन मंदिर था, उसमें जिनेंद्र वर्णी जी कोने में बैठ के कमरे में अपना काम करते रहते। जिनेंद्र वर्णी जी को तो सब जानते हैं। तो ये कह रहे, मैं छोटा सा था, मैं 6ठी-7वीं में पढ़ता था, तो मैं दोपहर के समय स्कूल से आकर उस चबूतरे पे खेलता था। तो वह खेलता था तो
ये कुछ अपना करते रहते थे। तो मैं इनको देखता था। तो एक दिन मैं इनके पास गया, यानी आप क्या करते? बोले मैं पढ़ाई करता हूँ। तो बोले आप मुझे पढ़ा सकते हो? तो वो किसी को समय नहीं देते। बोले तुम्हें पढ़ना है, क्या पढ़ना है? तो बोले मैं संस्कृत पढ़ना चाहता हूँ। उन्होंने कहा मैं संस्कृत पढ़ना। तो बोले ठीक है, मैं तुम्हें संस्कृत पढ़ाता हूँ। उन्होंने संस्कृत पढ़ाई, लेकिन रचनानुवाद कौमुदी नहीं पढ़ाई, उन्होंने सर्वार्थ सिद्धि पढ़ाई। बोले सुनो ये पढ़ो। और उनको रोज बोले मुझे आधा पौन घंटा दोपहर में उस सर्वार्थ सिद्धि समझाते थे, उसके माध्यम से संस्कृत सिखाते थे। सोचो। और वो एक बच्चा छोटा सा, वो एक संस्कार, वो व्यक्ति संस्कृत के दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बने, दयानंद भार्गव। माने एक बच्चे में उन्होंने, और उन्होंने पीएचडी की तो जैन एथिक्स में की, जबकि वो जन्म से जैन नहीं थे, और जैन एथिक्स पे पीएचडी की, और जैनिज्म पर बहुत सारी बुक्स लिखी, बहुत सारी, जबकि वो वेद विज्ञान के विशेषज्ञ थे, वेद विज्ञान के विद्वान। लेकिन जैनिज्म पर उनका बहुत सारा काम हमारे सामने, एक जैन तर्क भाषा इंग्लिश में, इस पर भी उनका पब्लिश्ड है मोतीलाल बनारसीदास से, वो भी बहुत फेमस वर्क है। इसी तरह बहुत सारे काम हैं, जैन थ्योरी ऑफ परसेप्शन, ए क्रिटिकल स्टडी ऑफ सयादवाद इन जैन, जोधपुर यूनिवर्सिटी से। तो आप देखें, ये तो मेरी लिस्ट पूरी हो गई, कुछ बातें इसमें और हैं। हाँ, एक दो बातें कह करके, अभी हमको कितने बजे तक पढ़ना है? 4:30 तक ना? ठीक है। बस अब मैं नेक्स्ट स्टेप में आऊँगा, एक स्लाइड के माध्यम से, वो स्लाइड भी शुरू करवा सकते हैं आप। हाँ, ये तो जो अपनी चर्चा हो रही थी वो ये थी कि ये रिसर्च हमारे सामने एक आइडल रिसर्च है। यदि हमारे मन में रिसर्च के प्रति एक अच्छी भावना है और हम आगे बढ़ना चाहते हैं, इसी फील्ड में काम करना चाहते हैं, बहुत सारे विद्यार्थी जो मुझे फ़ोन भी करते रहते हैं, मिलते भी हैं यूनिवर्सिटी में आके, कहते हैं हम इसमें काम करना चाहते हैं इसमें। तो सबसे पहले मेरा निवेदन ये है कि आप पहले जो काम हुए हैं शांति से उसको पढ़िए। अपने फील्ड का जो काम है, मान लीजिए आप अध्यात्म में काम करना चाहते हैं, है ना, तो जो अध्यात्म पे किसी ने काम किया है तो उसको शांति से पहले पढ़िए, गहराई से। अगर आप न्याय पे काम करना चाहते हैं तो जो न्याय में जो रिसर्च हुई है शांति से उसको पढ़िए। मैंने दुख के साथ ये बात कह रहा हूँ कि कोई मुझे फ़ोन करता है कि साहब मैं पीएचडी करना चाहता हूँ। तो मैंने क्यों करना चाहते? मेरे भाव हो रहे हैं, ऐसे बोलते हैं। अच्छा, तो तुम्हारे भाव कब से हो रहे हैं? तो बोले मैं कई साल से सोच रहा हूँ। तो सोच रहे हो तो कुछ किया तुमने? नहीं, मैं वही पूछ रहा हूँ, मुझे क्या, मैंने किस विषय में काम करना चाहता? तो वो यही तो पूछ रहा हूँ आपसे कि किस विषय। अभी तुमको अपना फील्ड ही समझ में नहीं आया है कि मुझको किस विषय में करना है। मैंने टॉपिक तो बाद में, किस विषय में। यानी कई लोग भावुकता में काम कर रहा था। एक लड़की आई, बोली मैं ध्यान पर पीएचडी करना चाहती। तो मैंने कहा तुमने ध्यान से रिलेटेड कोई पुस्तक पढ़ी है? कि नहीं। कोई आर्टिकल पढ़ा है कभी ध्यान के बारे में? कि नहीं। तो नहीं, मैं ध्यान करती हूँ रोज, सुबह शाम 2-2 घंटे। तो हमने तो करो फिर रिसर्च क्यों कर? नहीं, मैंने कुछ खोजा है, अब मैं उसको रिसर्च करना चाहता। तो मैं करबद्ध निवेदन करना चाहता हूँ, मैंने उसको मना नहीं किया रिसर्च के लिए। मैंने कहा बेटा तुम रिसर्च एक काम करो, तुमने जो अनुभव किया ना उस पर एक किताब लिख दो। मैंने ये फीलिंग हुई, मैंने जब मेडिटेशन किया तो मुझे ये फीलिंग हुई, लिख दो, कौन मना करता है। किताब तो कोई भी लिख सकता है ना, और कोई नहीं छापे तो अपना पैसा खर्च करके छाप लो भाई। वो तो ये तो इजी गोइंग है। पीएचडी क्यों करना चाहते हो? क्योंकि पीएचडी करने जो भी आएगा उसको निश्चय नय में काम करना पड़ेगा।
निश्चय व्यवहार तो हम समझते हैं ना, वहाँ व्यवहार से काम नहीं चलता और निश्चय में रहना पड़ेगा, और बिना फैक्ट के कोई काम नहीं चलेगा। माने पीए, हम लोग पहले हंसी मजाक में बात बोलते थे स्टूडेंट लाइफ में कि यदि किसी से बदला लेना है तो उसका पीएचडी में एडमिशन करवा दो, फिर वो इतना परेशान हो जाएगा कि आपको उसको दुख देने की जरूरत नहीं है। मैंने ये हम मैंने हंसी मजाक में ये बात बोलते थे कि वो इतना यूनिवर्सिटी उसको इतना परेशान कर देगी कि उसकी जो भावुकता है ना वो वहीं नष्ट हो जाएगी। जो भाव लेकर के आया है, भाव से कुछ नहीं, भावुकता से कुछ नहीं होता। यहाँ सब यथार्थ के धरातल पर बातचीत होती। इस अगले टॉपिक पर आने के पहले मैं कुछ बातें आपको और बताता हूँ, सिर्फ थोड़ा सा दृष्टिकोण बदलने। जवाहरलाल नेहरू हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री, जब स्वतंत्रता आंदोलन हो रहा था तो उनको जेल में बंद कर दिया। जेल में 5-6 महीने बंद रहे और जेल में बंद रह करके उन्होंने इंदिरा गांधी को चिट्ठियां लिखी, पत्र लिखते हैं ना, इंदिरा गांधी को पत्र लिखे। वो पत्र बाद में छप गए और भारत एक खोज नाम की किताब फेमस होगी, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, नाम सुना है? तो आप सोचो पत्र में क्या लिखा होगा, इतिहास बन गया भारत एक खोज। आप कभी अगर डिस्कवरी ऑफ इंडिया किताब पढ़ो ना तो आपको लगेगा भारत ऐसा है। पंडित जवाहरलाल नेहरू कोई ऐसे ही सिंपल पॉलिटिशियन नहीं थे, बहुत बड़े विद्वान थे। और 5-6 महीने जब जेल में रहे तो खाली समय बैठा तो इंदिरा गांधी को चिट्ठी लिख लिख के उन्होंने किताब लिख डाली। अब उस पर भारत एक खोज सीरियल भी बना, इंग्लिश में लिखी थी डिस्कवरी ऑफ इंडिया, बाद में ट्रांसलेशन हो गया। आप सोचो उसमें क्या लिखा हो, माने सिंपल होता तो ऐसा फेमस होता, आप पढ़ोगे तो पता चलेगा। 2-4 उदाहरण और देता हूं आपको प्रेरणा के लिए, है ना, थोड़ा रिसर्च के प्रति जागृति के। एक विद्वान हुए नामवर सिंह, नाम सुना है? किसने नहीं सुना है वो हाथ उठाओ। मैक्सिमम आप लोग अगर हिंदी साहित्य के क्षेत्र में जाएंगे तो आपको नामवर सिंह पढ़ना ही पड़ेगा। नामवर सिंह को हिंदी साहित्य का अमिताभ बच्चन कहा जाता है, नामवर सिंह। और इन नामवर सिंह की एक छोटी सी बात बताता हूं आपको, मैंने दीवानगी की हद किसको कहते हैं वो बता रहा हूं मैं। यानी ये व्यक्ति एमए कर रहे थे, तो एमए करते हिंदी साहित्य में तो उसमें डिजर्टेशन लिखना पड़ता है एमए में, आप जानते हैं ना, लघु शोध प्रबंध। तो बीएचयू में पीएचडी कर एमए कर रहे थे, डिजर्टेशन का विषय इनने चुना छायावाद, हिंदी साहित्य का ना छायावाद, और छायावाद पे 100 पेज 150 पेज का एक डिजर्टेशन लिख दिया। वो डिजर्टेशन छप गया, इतना पब्लिश हुआ कि एमए में छायावाद समझाने के लिए उस डिजर्टेशन को पाठ्यक्रम में लगा दिया गया। हर यूनिवर्सिटी में एक एमए के स्टूडेंट को, समझ रहे हो आप, जिसने एक डिजर्टेशन, पीएचडी भी नहीं है, डिजर्टेशन और छायावाद, और वो थोड़े से माने स्वाभिमानी भी बहुत थे, तो और उनका डिजर्टेशन हर यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जा रहा है। प्रोफेसर लोग उस किताब से पढ़ पढ़ करके छायावाद स्टूडेंट को समझा रहे हैं, और वो अनएम्प्लॉयड घूम रहे थे, उनकी कोई नौकरी नहीं थी, वो ऐसे ही लिखते रहते थे अखबारों में लेख हुए कुछ तो। और क्यों नहीं लग रही थी नौकरी मालूम है? जिसको मुझे जो श्रुत परंपरा से सुनाई दिया है वो मैं बता रहा हूँ क्यों नहीं लग रही थी। वो इंटरव्यू में जाते थे और इंटरव्यू में जो एक्सपर्ट होते थे वो कहते थे छायावाद के बारे में आप क्या जानते हैं, उनसे पूछते। तो उन्होंने 1-2 जगह जवाब दे दिया कि जिसकी किताब पढ़ के आपने छायावाद सीखा है उससे आप पूछ रहे हैं कि छायावाद के बारे में क्या जानते हैं। थोड़े से मैंने ओवर कॉन्फिडेंस में भी रहते थे, तो वो लोग जो है अरे बड़े अहंकारी हैं करके उसको रिजेक्ट कर। चलो घूम रहे थे ऐसे ही,
लेकिन बहुत गजब बोलते थे। और क्रिटिक, आलोचना के इतिहास में अगर रामचंद्र शुक्ल के बाद किसी का नाम लिया जाता है तो नामवर सिंह का। क्रिटिक, ऐसे क्रिटिक जिनके क्रिटिसिज्म में माने जो क्रिएटिविटी से आगे क्रिटिसिज्म निकल गया, हमने रचना से अधिक आलोचना का महत्व हो गया उनके कारण, ऐसे क्रिटिक थे। तो जेएनयू में कोई बहुत बड़ा सेमिनार हो रहा था, उसके उद्घाटन समारोह में इनका मुख्य व्याख्यान रखा और उसकी चीफ गेस्ट थी इंदिरा गांधी, और इनका व्याख्यान हुआ तो इंदिरा गांधी बहुत प्रभावित हुई, गजब गजब बोला। और पूछा लोगों से कि ये कहाँ प्रोफेसर हैं, बोले नहीं ये तो बेरोजगार है, किसी यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ाते। तो क्या बात करते हो? उन्होंने तुरंत ऑर्डर निकाला और जेएनयू में हिंदी विभाग में डायरेक्ट प्रोफेसर, जो एक पहला व्यक्ति जो जीवन में कभी लेक्चरर नहीं बना, रीडर नहीं बना, डायरेक्ट प्रोफेसर है फाउंड। बोले ये आउटस्टैंडिंग टैलेंट है, इसको डायरेक्ट प्रोफेसर बना। देखो ये है रिसर्च का कमाल। चीज में दम थी ना, मैंने उसने ऐसी एक डिजर्टेशन कितने लोग लिखते हैं, पड़े रहते हैं कूड़ों में, कुछ नहीं होता, लेकिन एक डिजर्टेशन। दूसरी बात बताता हूं, मैं ये बता रहा हूं रिसर्च से समाज को क्या लाभ होता है, आपको क्या लाभ होता है। क्योंकि क्या है, जब तक लाभ नहीं समझ में आए ना तब तक उसमें रुचि नहीं होती। रामचंद्र शुक्ल जी ने एक किताब लिखी, गोस्वामी तुलसीदास। रामचंद्र शुक्ल का भी नाम आपने सुना जो हिंदी साहित्य पढ़ते जानते। वो व्यक्ति भी आलोचना के बहुत बड़े मसीहा थे। हिंदी साहित्य का इतिहास उन्होंने लिखा और उन्हीं ने ये लिख दिया कि जैनों का सारा साहित्य सांप्रदायिक, ऐसा उन्होंने लिखा। बाद में कई लोगों ने उसकी आलोचना की, लेकिन उन रामचंद्र शुक्ल जी ने जो उनका कंट्रीब्यूशन है रामचंद्र शुक्ल जी का, वो क्या है पता है आपको? राम गोस्वामी तुलसीदास जी की रामचरितमानस बहुत फेमस थी, गली गली में कंठ कंठ का हार थी, लोग चौपाइयां गाते थे रामायण। राम का जीवन चरित वाल्मीकि ने नहीं फैलाया है, उन्होंने तो लिख दिया रामायण, तो जो विद्वान लोग पढ़ पाते थे वाल्मीकि की। इन्होंने क्या किया, रामचरितमानस अपनी हिंदी में लिख दी, पूरे में लोग गाते, इतना गजब का काव्य। लेकिन फिर भी समाज में, सोसाइटी में, यूनिवर्सिटी में ये गंवारों की रामायण मानी जाती थी। गंवार लोग गाते हैं ढोलक बजा के गांव गांव में, कोई नहीं मानता था और ये कहते थे ठीक है। यूनिवर्सिटी में उसकी चर्चा ही नहीं होती थी। इनकी ये किताब आने के बाद ये चर्चा का विषय बन गई और ये रामायण यूनिवर्सिटी में प्रेस्क्राइब्ड हो गई और लोग उस पर रिसर्च करने लगे। क्या रामचरितमानस में पहले दम नहीं थी? वही रामचरितमानस जिसमें सब कुछ था, लेकिन अभी तक कोई ऐसा मसीहा पैदा नहीं हुआ था जो उसके तत्वों को निकालकर सामने ला सके। तो इन्होंने इस तरीके से उसको प्रस्तुत किया कि इन्होंने ये सिद्ध कर दिया कि सिर्फ एक धार्मिक ग्रंथ नहीं है, बल्कि भारतीय संस्कृति का प्रतिनिधि ग्रंथ है, कि भारतीय संस्कृति का मुख है, ऐसा सिद्ध कर दिया उसमें से तत्व निकाल के। ये रिसर्च का योगदान था कि आज जगह जगह वो बहुत बड़े लेवल पर उस पर यूनिवर्सिटी में सेमिनार होते हैं, लोग उस पर चर्चा करते हैं। तो आपको पता चला कैसा कंट्रीब्यूशन किया। तो आप देखो, जैसे आज 6 डाला अपना ग्रंथ है, तो 6 डाला पर कोई इस तरह की रिसर्च कर दे जो वहां तक पहुंच जाए, तो अगर इस तरह की रिसर्च हो जाए तो उस चीज का महत्व इतना अधिक बढ़ जाता है कि लोग दुनिया में उसको रिकॉग्नाइज करने लगा। तो ये आपका कंट्रीब्यूशन माना जाएगा कि आपने उस ग्रंथ को प्रकाश में ले आए, आप उस ग्रंथ को इस तरीके से प्रस्तुत किया कि पूरी दुनिया ने उसको स्वीकारना शुरू कर दिया। और ये सारी चीजें हमारे मेहनत पर आधारित होती है। और भी बहुत सारी बातें हैं, लेकिन मैं अब थोड़ा सा इस पर चर्चा करना चाहता हूं आपसे। एक तो अभी थोड़ी बड़ी बड़ी बातें हो गई
जैसे पीएचडी की बात हो गई कि रिसर्च कैसे करना, पीएचडी कैसे करना, लेकिन उस तक पहुंचने के पहले हमें लेखन सीखना बहुत आवश्यक और छोटी छोटी रिसर्च करना बहुत जरूरी। बिल्कुल कुछ समस्याओं को लेकर, सीमित समस्याओं को लेकर बात करना बहुत जरूरी। तो हमको उस दृष्टि से शोध पत्र लेखन करना सीखना चाहिए। माने हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे ना तो एक दिन हम वो बड़ा काम भी करने लग जाएं। अभी बहुत सारे रजिस्ट्रेशन आते हैं पीएचडी के लिए। एमए कर लिया, नेट टिक लगा के नेट जेआरएफ हो गए, 4 में से 1 के टिक लगाओ और आ गए। बोले पीएचडी करनी। बोले तुमने कुछ लिखा है कभी जीवन में? नहीं, मैंने कुछ नहीं लिखा। कोई रिसर्च पेपर, कोई लेख ना, कुछ नहीं लिखा। जिसको 4 पेज लिखना आता नहीं है, हम कहते हैं, मैंने किसी को टरकाना भी हो ना तो कहते हैं ऐसा करो, ये जो तुम कह रहे हो ना इस पे 10-20 पेज लिख के ले आओ। तो 90% लोग तो लिख के ही नहीं लाते, तो वो वैसे ही चले जाते, क्योंकि 10-20 पेज लिखने की हिम्मत नहीं है और आप चाहते हो 200-250 पेज की रिसर्च उनसे करवाएं। एक शोध पत्र लिखने का तौर तरीका नहीं आता है, वो पीएचडी करने चला आता है। तो आप सोचिए अन्याय है कि नहीं है? आपको पहले रिसर्च पेपर लिख करके रिसर्च करना सीखना है। इसलिए हमारा थोड़ा फोकस इस बात पर भी है कि हम रिसर्च आर्टिकल्स लिखें। लेकिन मेरा टॉपिक इस समय ये है कि हम थोड़ा सा किस तरह की रिसर्च हो चुकी है, होनी चाहिए, या हमें किस दिशा में सोचना चाहिए। मैं थोड़ा कुछ ज़्यादा ही जंप करके चला गया हूँ आगे, मैंने मुझे लगा कि मुझे थोड़ा सा पीछे ही रहना चाहिए था, लेकिन फिर भी हम उस पर डिस्कशन करते हैं। देखो आप, शोध के ये प्रकार हैं जो कुछ मैंने आपके सामने हाईलाइट किए हैं। जैसे एक तो प्रकार है कि ये भी हमेशा रिसर्च बनी रहेगी, फ्यूचर में भी करना तो इस पर कर सकते हैं, तो पांडुलिपि संपादन और उसका अनुवाद। कोई ऐसी मैन्युस्क्रिप्ट हम ले लें और आपको ये सीखना हो तो शोध पत्र भी पांडुलिपि पे लिखा जाता है। कोई एक मैन्युस्क्रिप्ट लेकर के, छोटी सी मैन्युस्क्रिप्ट, मैंने हमेशा शुरुआत बहुत बड़ी मैन्युस्क्रिप्ट, मैंने बहुत एक षट दर्शन समुच्चय करके बहुत छोटी सी मैन्युस्क्रिप्ट सीखने के लिए। क्या होता है, जो छोटे ध्येय होते हैं ना उसका पूरा हो जाए तो बहुत खुशी होती है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है। बहुत लंबा ले लो, आधा छोड़ दो तो दिमाग और खराब हो जाता। तो हमेशा छोटे छोटे लक्ष्य लेकर काम करें। मान लीजिए 2-3 पेज की, 4 पेज की पांडुलिपि, तो पहले सीखने के लिए उसका संपादन करें, उसका अनुवाद करें, उस पर क्रिटिक लिखें, उसके पूर्वापर पर विचार करें, उसकी आचार्य परंपरा पर विचार करें। ये कई बिंदु लेकर के हम उसका संपादन और अनुवाद सीख सकते हैं। फिर सीखने का अर्थ किसी न किसी का गाइडेंस जरूर लें, उससे रिलेटेड जो हमारे विद्वान हैं उनकी सेवा शुश्रूषा करें, उनकी कृपा अर्जित करें और उनसे सीख, है ना, अकड़ के भी उनसे सीख नहीं सकते। विनम्रता से, माने आप उनके प्रति ऐसे बन जाएं कि उनकी इच्छा हो जाए कि आपको सब सिखा दें, उड़ेल दें आपको। ऐसा हो ना, उनकी इच्छा होने लग जाए, माने उनके इतने कृपा पात्र बन जाएं, उनकी इच्छा होने लग जाए कि इसको ये भी सिखा दो, ये भी सिखा, तब आपको वो चीज़ आएगी। फिर एक एक चीज पूछ पूछ करके किसी के निर्देशन में छोटा सा टास्क पूरा करेंगे, फिर उसको रिफाइन करते चलें। आपको देखो, एक पहला रिसर्च पेपर और पहला पांडुलिपि संपादन में जितना अधिक समय लगा सकें लगाएं, उसको रिफाइन कर। जल्दी छपने की जल्दी मत करेंगे, इसको तुरंत छप जाए, नहीं अभी और देखो और क्या हो सकता है, और देखो, छोड़ दो, करके छोड़ दो, फिर 2-4 दिन बाद फिर पढ़ो उसको, फिर जो करना है जितना रिफाइन कर सकते हैं। थोड़ा पेशेंस की ज़रूरत होती है उसमें, कि जल्दी उसका रिजल्ट नहीं आ रहा है, ऐसा नहीं। तो छोटा टास्क रहेगा तो हमको उसको करने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा और उसको रिफाइन। एक चीज़ करने से हमको हर चीज़ करना आज सीख जाते। जैसे मैं एक चीज़ हमेशा कहता हूँ कि जो पीएचडी करते हैं यूनिवर्सिटी में, वो कहें मुझे रिसर्च करनी है। कोई रिसर्च नहीं करता है,
रिसर्च कैसे की जाती है ये सीखता है। पीएचडी लिखने का मतलब क्या है? थीसिस। रिसर्च कैसे की जाती है ये आपने सीख लिया है, इसका ये प्रमाण है। रिसर्च तो अब होगी जीवन में, क्योंकि आपने सीख लिया, ये उसका प्रमाण पत्र है और ये थीसिस उसका प्रमाण है कि मैंने कैसे की जाती है सीख लिया है। अब जीवन में अनुभव हो गया, अब जो काम करेंगे उसको रिसर्च कहा जाएगा। दूसरा, एक होती है ग्रंथ केंद्रित रिसर्च। अभी आपने देखा, जैसे मैंने कुछ ग्रंथों के समीक्षात्मक अध्ययन की बात कही, एक टेक्स्ट सिलेक्ट करके जो पब्लिश्ड है उसका कई दृष्टियों से अध्ययन हो जाता है, इस दृष्टि की रिसर्च भी हुई है। एक आचार्य केंद्रित होती है। हमारी परंपरा है तो हमारे जो आचार्य हुए हैं, तो हम ऐसे आचार्यों का चयन कर सकते हैं कि इन आचार्य ने जो जो भी काम किए हैं और उनका जो दृष्टिकोण रहा है उसको हाईलाइट करके लाना, उनके समग्रता को, उनकी जीवन भर के सारे काम को प्रस्तुत करना। और एक है टॉपिक वाइज, विषय केंद्रित। यानी अगर आपने मान लीजिए आचार्य अकलंक देव को लिया है, तो आचार्य अकलंक देव में जितना भी काम किया वो आपके जेहन में रहेगा और आप उसको प्रस्तुत करें। लेकिन अभी आप कह रहे हैं हमें प्रमाण पर रिसर्च करनी है, तो प्रमाण पे तो सारे ही आचार्य आएंगे, क्योंकि अब टॉपिक आ गया, अब विषय आ गया, दर्शन आ गया। तो दर्शन के बारे में जो जो आचार्य जो बात कह रहे हैं उन सब पे डिस्कशन होगा। फिर एक है समस्या आधारित। समस्या आधारित माने कुछ, हर क्षेत्र में कुछ समस्याएं रहती हैं। जैसे फिलॉसफी में फिलॉसफिकल जो प्रॉब्लम्स हैं, जो जिनमें लोग उलझे हुए हैं या जिनमें दोनों तरफ के अकाट्य प्रमाण मिल रहे हैं, अब उसमें हमको अच्छे से एनालाइज करके किसी फाइंडिंग तक पहुंचना है। प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करना है। जैसे मैं एक छोटी सी बात लेता हूं, आप जिनसे अच्छे से परिचित, जैसे चतुर्थ गुण स्थान में शुद्धोपयोग होता है कि नहीं होता है, ये एक ब्लंडर इशू है ना। और इसके पक्ष में भी और विपक्ष में भी तगड़े तगड़े प्रमाण उपलब्ध हैं, लोग देते हैं, जिनकी जिसमें रुचि है वो उसका प्रमाण उपलब्ध कराता है। अब आपको क्या है, आपको रिसर्च करनी है, तो सबसे पहले मैं क्या मानता हूं छोड़ दो, है ना। हम तो दोनों को देखेंगे, दोनों को पढ़ेंगे और कंपैरेटिव करेंगे, और फिर हमारी इसके निष्कर्ष बाद में निकल करके आएंगे, जब हम उसकी गहराई में जा करके अच्छे से आगम प्रमाणों को देखकर रिसर्च। तो ये एक प्रॉब्लम हो गई ना, रिसर्च प्रॉब्लम है। अब इसके सॉल्यूशन में रिसर्च हो रही। इस तरह से आप रिसर्च फाइंड कर सकते हैं बहुत सारी प्रॉब्लम्स को लेकर के। मैं तो इस इशू पर काम करूंगा, और ये पूरी पीएचडी के लिए नहीं बता रहा हूं, अकेले आर्टिकल के लिए भी ये प्रॉब्लम होती है। मैंने अकेले इस विषय पे पूरी पीएचडी कर लेंगे ऐसा नहीं है। अब 10-20 पेज का एक आर्टिकल आ जाएगा आपका रिसर्च पेपर, जिसमें आप इतना उहापोह करेंगे और सारी ईमानदारी से सारी बात पर विचार करेंगे, क्योंकि सभी आगम हैं और सभी आगम के उत्तर दे रहे हैं। तो उसमें क्या होगा, किस पक्ष में क्या कमी है वो भी आप फाइंड आउट करें। कोई पक्ष डिफीट क्यों कर रहा है, उसकी किस कमी के कारण डिफीट कर रहा है, उसको भी फाइंड आउट करेंगे। और फिर उसके बाद आप अपने एनालाइज करके उसके निष्कर्ष पर पहुंचने की कोशिश करें। इसमें सबसे बड़ी बात रहती है कि हमें बायस होंगे तो हम काम नहीं कर पाएंगे। हम लोग हंसी मजाक में एक बात बोलते हैं कि जो विदेशों में रिसर्च होती है उसको लोग, जैसे आपको जिनेश जी ज़्यादा अच्छा बता सकते हैं, ये विदेश में जाकर रिसर्च कर रहे हैं, वो लास्ट में निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। और हम लोग जो रिसर्च करते हैं वो निष्कर्ष हमारे पास पहले होता है और फिर खोजते हैं, है ना। रिजल्ट पहले है और फिर उस रिजल्ट को पुष्ट करने के लिए हम प्रमाण इकट्ठे करते हैं। जैसे हम मानते हैं कि ऐसा होता है ना, पहले तो ये क्लियर हो गया, फिर इसके बाद अब हमें अपनी सिद्धि के लिए जो जो चीज इकट्ठी करनी है उसको इकट्ठी करके दिखा देते हैं लोगों को, भैया हमने ये कर। तो ये सब डिस्क्रिप्टिव रिसर्च कहलाती है। माने इसमें एनालाइज कुछ नहीं हो रहा है, हम सिर्फ अपनी मान्यता की पुष्टि कर रहे हैं। माने रिसर्च के टाइप्स हैं ये, इस तरह से लोग काम करते हैं।
मैंने निष्कर्ष पर पहले पहुंच चुके हैं। हमारी रिसर्च बहुत एडवांस है, जो वो बाद में पहुंचते हैं, हम उसमें पहले स्थित हैं और फिर हम उसको पुष्ट करने के लिए काम करते हैं। जबकि वो कहते हैं कि ये तो प्रॉब्लम है। जैसे एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको बताता हूँ। एक प्रोजेक्ट आया, एक व्यक्ति ने अहिंसा पर प्रोजेक्ट, मेरा अहिंसा पे एक प्रोजेक्ट तैयार, मुझे ICPR में सबमिट करा। तो मैंने कहा अहिंसा पे प्रोजेक्ट, हाँ। तो बोले मुझे लिखवा दो जरा कैसे बनाया जाता है। बहुत भक्त थे व्यक्ति। तो मैंने कहा कि अच्छा अहिंसा पे कर रहे हैं तो इसमें रिसर्च प्रॉब्लम क्या है, रिसर्च प्रॉब्लम आप बताओ क्या है, किस पे आप काम करें। तो कह रहे अहिंसा में क्या प्रॉब्लम हो सकती है, वो तो सॉल्यूशन है, कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। तो हमने तो फिर रिसर्च क्या करेंगे, आप प्रॉब्लम का सॉल्यूशन खोजने के लिए रिसर्च होती है, आपके पास कोई एम ही नहीं है। अब कुल मिला के ये एम है कि अहिंसा के बारे में जहां जहां जिस आगम में कहा गया उठा के एक जगह रख देंगे। तो इसको शोध प्रबंध नहीं कहा जाता, इसको संकलन प्रबंध कहा जाता है। आपको संकलन प्रबंध में और शोध प्रबंध में अंतर करना सीखना पड़ेगा। इसी तरह कंपैरेटिव स्टडी, जैसे मैंने एक जैन बौद्ध गीता वाली कंपैरेटिव, हमारी भी कंपैरेटिव, इंटरनल कंपैरेटिव भी होता है हमारा। इंटरनल कंपैरेटिव माने हम किसी अन्य दर्शन में ना जाके दो आचार्यों के बीच में तुलनात्मक अध्ययन कर सकते। फिर कुछ प्रायोगिक और डेटा आधारित रिसर्च होती है। ये जो लास्ट की 2 रिसर्च है ना, ये बहुत कम होती है हमारे, बाकी की तो बहुत कुछ हो चुकी है और हो भी रही है। लेकिन प्रायोगिक रिसर्च और डेटा रिसर्च, ये बहुत ही डेटा आधारित काम, जैसे भाई साहब अभी आप बात कर रहे थे ना कि वो संस्थाओं पर काम कर रहे हैं, तो ये सब डेटा बेस्ड होती है। हर संस्था के बारे में उनकी मैकेनिज्म, उनका कैसे और उनका आउटपुट क्या है, आउटकम्स क्या है, इस पर रिसर्च करते हैं, डेटा इकट्ठा करते हैं, लोगों से बात करते हैं, वो एक रिसर्च। नेक्स्ट लेना भैया। मैं संक्षेप में आपसे बात करूंगा, ज़्यादा समय नहीं है। जैसे जो सेंट्रलाइज्ड रिसर्च हैं, मैंने कहा अनेकांतवाद, नयवाद, स्यादवाद आदि, जैन तत्व मीमांसा, जीव अजी, बंध मोक्ष, आचार्य कुंद कुंद, उमा स्वामी, हरिभद्र, यशो विजय, ये इस पे मोस्टली रिसर्च हो चुकी हैं। और लेकिन इनकी एक प्रॉब्लम है, अधिकतर किसी ने किया हो तो बात अलग है, मोस्टली मैंने एवरेज बता रहा हूँ कि ये सब डिस्क्रिप्टिव रिसर्च ज़्यादा है, जैसे किसी की व्याख्या कर रहे हैं, इस टाइप की रिसर्च। माने इनमें जो नए फिलॉसफिकल प्रमेय है और जो क्वेश्चंस हैं उस पर ज़्यादा डिस्कशन नहीं किया गया है, ये कमी रिसर्च की फील्ड में महसूस होती है। तो आप जैसे जो नई जनरेशन है, युवक हैं जो आगे बढ़ के काम करना चाहते हैं, वो इस दृष्टि से काम, तो इन चीज़ों पर प्रायः हो चुका है। हालांकि ये जो विषय हैं इन पर भी बहुत नए काम हो सकते हैं, जो हो चुके हैं उन पर भी बात कर सकते हैं, लेकिन अभी नहीं करेंगे। नेक्स्ट लीजिए। तो ये देखिए, ये थोड़ा कंपैरेटिव स्टडीज़ में काम हुए हैं, लेकिन उनकी लिमिटेशंस इतनी हैं, जैसे मैंने देखे जैन बौद्ध, जैन सांख्य, जैन पतंजलि, जैन वेदांत, ऐसे जो अदर फिलॉसफीज के साथ काम करते हैं लोग, और वो दार्शनिक तो फिर भी हुए हैं, धार्मिक बहुत कम हुए हैं। जैसे जैनिज्म और सिखिज्म की कंपैरेटिव स्टडी ये बहुत कम हुई है, जैन और इस्लाम की कंपैरेटिव स्टडी ये भी कम हुई है, जैन हिंदुइज्म पे तो थोड़ा बहुत काम हुआ है। लेकिन इन सब में एक प्रॉब्लम है, ये क्या करते हैं कंपैरेटिव स्टडी में उन दोनों की समानताएं दिखा देंगे और इन दोनों की भिन्नताएं दिखा देंगे। माने कंपैरेटिव स्टडी को सिर्फ इतने तक लिमिटेशंस कर देते हैं, इसमें इसके आधुनिक संदर्भों का वो नेक्स्ट स्टेप पे नहीं जा पाते हैं। तो इस तरह की कंपैरेटिव स्टडी आपको प्राचीन में हो चुकी हैं लगभग। अगर आपको नया करना है तो आप उसमें नेक्स्ट स्टेप पर जाकर के कि पोस्ट मॉडर्निज्म में इसकी क्या उपादेयता हो सकती है, इस कंपैरेटिव स्टडी, इस दिशा में आगे बढ़ के काम आज के सिनेरियो में हो सकता है। नेक्स्ट, जैसे मैंने आपसे कहा ही, एक बहुत बड़ा स्कोप है रिसर्च का कि जैनिज्म में वो तत्व हैं, वो दम है जो वर्ल्ड फिलॉसफी बन सकती है। और मैं
ऐसा इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मैं जैनिज़्म का हूँ या मैं जैन हूँ, सिर्फ इसलिए बात नहीं है। ये बात मुझे बहुत सारे फिलोसफर्स कह चुके हैं और वो हमसे अपेक्षा रखते हैं, अरे साहब आपके यहाँ तो इतना माल भरा है, आप उसको लाते क्यों नहीं, सामने क्यों नहीं लाते। लेकिन उसको वैश्विक दार्शनिक विमर्श में अभी हमने स्थापित नहीं किया। वर्ल्ड फिलॉसफी में जहाँ पे डिस्कशंस होते हैं उसमें हम सिर्फ एक चैप्टर के रूप में रह गए। इतनी बड़ी फिलॉसफी का लोग सिर्फ ऐसे ही उल्लेख कर देते हैं। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, वर्ल्ड रिलीजन का एक फोल्डर था मेरे पास, मेरे एक रिलेटिव है अमेरिका में, उन्होंने मुझे ला के दिया। मैं पूरा पलटता रहा, ऐसा फोल्डर था इंग्लिश में, हर धर्म के बारे में लिखा था। और इंडियन रिलीजन में हिंदुइज्म सिखिज्म के बारे में बहुत लिखा था, जैनिज्म के बारे में 2-3 लाइनें लिखी। तो मैंने सोचा ये उनकी कमी नहीं है, हमारी कमी है, हम अपना आवाज़ वहाँ तक उस तरीके से पहुँचा नहीं पाए, नहीं तो वो आ जाता। इनका सिखिज्म एक बहुत बहुत प्राचीन धर्म नहीं है, बहुत लेटर डाउन आपने देखा होगा, लेकिन पूरे वर्ल्ड की लाइब्रेरीज में आपको सिखिज्म का लिटरेचर मिला और बहुत अच्छा ऑथेंटिक लिटरेचर, लोग उस पर काम करते हैं। आप सोचो मैंने वो कितना पॉपुलर हो गया, उस पर कितने लोग डिस्कशन कर रहे हैं। हालांकि पहले की अपेक्षा भी जैनिज्म बहुत हाईलाइट हुआ है इन मामलों में, लेकिन फिर भी बहुत हमारे पास स्कोप है, क्योंकि ये क्षेत्र अभी अछूता है। हम उसको सिर्फ प्राचीन भारतीय दर्शन ना मान करके एक वैश्विक ग्लोबल फिलॉसफी के रूप में उसको इस्टेब्लिश कर सकते हैं, लेकिन हमको उन चीज़ों से एनकाउंटर करना पड़ेगा जो वर्ल्ड फिलॉसफी की प्रॉब्लम है, उनके सॉल्यूशन के रूप में हमें अपनी बात बतानी पड़ेगी। इसके लिए बहुत मेहनत होगी। और मैं जिनेश जी को पता होगा, मैं कई बार इनसे फ़ोन पे ये बात कहता हूँ कि जो हमारे फिलॉसफी के स्कॉलर्स हैं, जैसे मान लीजिए मैंने जैन दर्शन से आचार्य किया, एमए किया, तो हम उतनी फिलॉसफी के उसमें नहीं जा पाए। जैसे ये फिलॉसफी से एमए है तो इनको मालूम है कि दुनिया में कितने तरह की फिलॉसफी चलती है और उसमें क्या क्या बातें। तो ये एक स्कोप मुझे नज़र आता है। नेक्स्ट, इस पे हम कभी फिर समय नहीं है, बहुत डिस्कशन कर सकते हैं। जैसे अनेकांतवाद पे बहुत सारा काम हुआ है, लेकिन प्लूरलिज्म और पोस्ट मॉडर्निज्म, यानी एक ग्रैंड नैरेटिव पूरे वर्ल्ड में रहता है कि सब लोग ऐसा ही मानते हैं, पूरी दुनिया। जब आप उसको डिनाई करके एक नई इस्टेब्लिशमेंट करते हैं और उसको रूट से निकाल कर बताते हैं कि मैं कोई नई परिकल्पना नहीं, हमारा ये तत्व हमारे शास्त्रों में है, लेकिन उसको प्रेजेंटेशन नए तरीके से और नई प्रॉब्लम्स के साथ डिस्कशन करके जब उसका सॉल्यूशन बताएंगे तो पूरी दुनिया आकर्षित होगी। माने हम उस चीज़ को बहुत ऊंचाई तक ले जा सकते हैं अगर हमने ऑथेंटिक और ईमानदारी से वो रिसर्च की। इसी तरह जैसे नयवाद है, हमने भी नयवाद पे काम किया, बहुत सारे लोगों ने किया, लेकिन जो अभी एनालिटिक फिलॉसफी और स्टैंड पॉइंट थ्योरीज वर्ल्ड में चल रही है, उसके साथ कंपैरेटिव स्टडी करके अगर बात करेंगे तो हमको उनमें जो प्रॉब्लम्स हैं उसके सॉल्यूशन हम इस अपनी फिलॉसफी के माध्यम से दिखा सकते हैं। इसी तरह स्यादवाद को लेकर, जैसे रिलेटिविटी और लॉजिक ऑफ अनसर्टेनिटी, फजी लॉजिक, एक संदेहवाद दुनिया में चलता है। और आप वो संदेह वैसा वाला संशय जैसे हम लोग बोलते हैं इस तरह का नहीं है। वो कहते हैं कि हर चीज़ डिसाइडेड नहीं है, आप हर चीज़ को एक निर्णय नहीं दे सकते, ऐसा बोलते हैं। माने वो कहीं ना कहीं इस चीज़ को कह रहे हैं कि सत्य को एक तरीके से कहा नहीं जा सकता एकांत रूप से, लेकिन उनके में जो कमी है उसकी पूर्ति हम स्यादवाद के माध्यम से कर सकते हैं। तो आप देखो जो वर्ल्ड फिलोसफर होते हैं ना, वो बहुत दुराग्रही नहीं होते हैं। अगर आप उनको नई चीज़ बताएंगे तो जल्दी एक्सेप्ट कर लें। आपको मालूम है परंपरागत विद्वानों की अपेक्षा, जो अन्य परंपरा के, अपने ही जैन नहीं अन्य परंपरा, उनकी अपेक्षा जो मॉडर्न फिलोसफर्स हैं वो जैनिज्म को ज़्यादा अपनाते हैं और ज़्यादा एक्सेप्ट करते हैं, क्योंकि खुले विचारों के होते हैं। वो किसी पंथवाद से नहीं फंसे, कुछ नहीं, वो तो कॉमन चिंतन कर रहे हैं और वो कहते हैं कि नहीं जैनिज्म ये बात इसमें है तो हम इसको एक्सेप्ट करेंगे। तो आप इस माध्यम से इस चीज़ को बहुत आगे तक ले जा सकते हैं। तो मेरा कहने का मतलब एक और बात है फिलॉसफी ऑफ साइंस। जैसे मैं
जैन और विज्ञान पे चूँकि मैं ऑथेंटिक नहीं हूँ इसलिए मैं ज़्यादा बोलता नहीं हूँ, लेकिन मैं वो बातें बोल सकता हूँ जो वैज्ञानिक लोग बोलते रहते हैं और किताबों में लिखा है, बताते रहते हैं जैन और साइंस को लेकर। मेरी समस्या ये है कि जब आप साइंस के नहीं हैं तो साइंस के साथ कंपैरेटिव स्टडी कैसे कर पा रहे हैं, है ना। जैसे एक लड़का कह रहा है मैं जैन धर्म और पर्यावरण विज्ञान पे रिसर्च करूंगा, तो मैं पूछता हूं तुमने पर्यावरण पढ़ा है? तो मैं हाँ पर्यावरण में क्या है, फूल पत्ती यही सब तो गिनाना है। और ज़्यादा ज़्यादा कह देंगे हमारे यहाँ भी जीव माने गए, पेड़ भी जीव है, जगदीश चंद्र बोस ने कहा यही विज्ञान है, लो खत्म का। आप कहीं भी जब जैन और विज्ञान पे भाषण सुनेंगे ना, तो मैं आपको अभी से लिख के दे देता हूँ कि यही बातें होंगी पहले से, और वही सुनेंगे, उससे ज़्यादा कुछ करते ही नहीं। बट मैंने कई साइंटिस्ट को सुना जो जैनिज्म पर बोलते हैं, तो मैंने सोचा कोई नई बात बताएंगे, लेकिन वही बातें रिपीट कर रहे हैं, ऐसा है ऐसा ऐसा है। तो मैंने इसका मतलब जैन एंड साइंस पर भी बहुत गंभीर काम करने की जरूरत है, अभी तक हुआ नहीं है। तो इसकी गंभीर दार्शनिक मॉडलिंग अभी तक साइंस की नहीं हुई है। लोगों ने कुछ ऊपर का सतही काम किया है, उस पर बहुत गहराई से वर्क नहीं हुआ है। तो हम कह सकते हैं कि जैसे एक सिर्फ हाइपोथेसिस दे रहा हूं आपको कि जैन कर्म सिद्धांत और सिस्टम थ्योरी चलती है, उसके साथ कंपैरेटिव, और जैन पदार्थ चिंतन और प्रोसेस फिलॉसफी है। इसी तरह जैन काल, उसमें मॉडर्न फिजिक्स की जो रिलेटिविटी है उस पर अगर इंटरनेशनल लेवल का वर्क होगा तो आप ज़्यादा फ्रूटफुल होगा, इस पर बहुत गहराई से काम हो सकता है। नेक्स्ट एक ये आगे फिर कभी बात करेंगे। जैन योग, ये समझ लो बर्निंग इस समय इशू है, पूरा विश्व योग पर फिदा है और योग दिवस मनाया जा रहा है, सब कुछ हो रहा है। लेकिन जैन योग में, साहित्य में जो जैन योग आया उस पर बहुत काम हुआ है, लेकिन मॉडर्न साइंस के रूप में अगर जैन पर काम करना हो तो न्यूरो साइंस, कॉग्निटिव साइंस, कॉन्शियसनेस टेक्नोलॉजी के रूप में हम प्रैक्टिकल, एम्पेरिकल एंड फिलोसफिकल जॉइंट रिसर्च करेंगे तो जैन योग में ऐसे तत्व मौजूद हैं जो पूरी दुनिया को बताया जाए तो पूरी दुनिया आश्चर्य में। मैं आपसे बता रहा हूं, जैन योग का जितना साहित्य है ना, उतना योग दर्शन का साहित्य भी नहीं। माने जैसे योग के नाम पे पतंजलि योग ही फेमस है ना, लेकिन आप अभी लिटरेचर इकट्ठा करेंगे तो अभी मूल ग्रंथ 100-150 ग्रंथ हैं जो जैन योग पे लिखे गए, और सारा जैन साहित्य जैन योग का ही साहित्य है, क्योंकि सारे जैन योग मोक्ष मार्ग का ही प्रतिपादन करते हैं, ध्यान का ही, शुद्धोपयोग का ही। तो अगर आप बहुत ब्रॉड लेवल पर बात करेंगे, इस तरीके से कंपैरेटिव स्टडी करेंगे, तो जैन योग का बहुत बड़ा फील्ड हमारे सामने है। नेक्स्ट, और हम ये बात कर चुके हैं, नए बात पर आप लोगों को कहने के लिए ये मैंने चीज़ें तैयार की, तो मुझे लगता है मुझे खुद भी ये काम करना चाहिए, क्योंकि अब मैंने प्राचीन वाला तो कर लिया, अब मुझे लगता है इसके नेक्स्ट फर्दर मुझे आधुनिक वाले पे जाना चाहिए। तो मैंने ये अपने लिए तैयार किया है कि जो कन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन है, जब कभी विरोध का जो समापन कहीं करना चाहें आप, तो इसके माध्यम से, और एक बहुत बड़ा लीगल इंटरप्रिटेशन अभी हमने इस पर सोचा नहीं है, जबकि सारी अदालतें, सारे वकील इसी दृष्टि से कानून की व्याख्या करते हैं। तो अगर हम वहाँ घुस करके समझाएंगे कि देखो ये इस नए से ऐसा होगा, इस नए से होगा, तो लोगों को कानून भी समझ में आएगा। और इंटरफेथ डायलॉग आप नए बात के माध्यम से कर सकते हैं, ताकि हम बता सकते हैं कि सबकी जो दृष्टियां हैं वो किसी न किसी दृष्टि से वो अपने पे स्टैंड करता है। तो कुछ तो तुमने खोज ही लिया है, कुछ एक धर्म को तो तुम समझ गए हो, सिर्फ गलती ये है कि तुम अन्य धर्मों का निषेध कर देते हो, इसलिए तुम एकांतवाद में चले जाते। ऐसा हम एक उसको लिविंग फिलॉसफी के रूप में डेवलप कर सकते हैं। और है क्या देखना? हाँ, अहिंसा, मैंने बहुत काम हुआ अहिंसा पर, लेकिन उसके धार्मिक और सामाजिक मूल, इन्वायरमेंटल एथिक्स और अपरिग्रह को लेकर सस्टेनेबल इकोनॉमिक्स, पूरी दुनिया को इसकी ज़रूरत है। आप उनको बताएंगे तो वो आपका सम्मान करेंगे, क्योंकि ये मूल तत्व आपके पास है ना। अब उसको बस एक्सप्लेन करना है उनके अकॉर्डिंग। अगर ये आपने काम कर लिया तो आप पूरी दुनिया पर छा सकते हो।
हम रात्रि भोजन नहीं करते हैं, हम फास्टिंग करते हैं। और वो कोई जापान में किसी ने अल्टीमेट फास्टिंग और 16 घंटा उपवास और जाने क्या, और हम अपरिग्रह परिग्रह कह के हमारा मुंह सूख गया और वो मिनिमलाइजेशन अल्पीकरण करके छा गए पूरी दुनिया पे। ये हो क्या रहा है? वही बात वो लेता है तो पूरी दुनिया में फैल जाती है। पूरे जापान में वो मिनिमलाइजेशन बोलते हैं, मैंने कम से कम वस्तुओं में काम चलाओ, तो वो पूरे वर्ल्ड उस पर चिंतन करता है और हम जन्म से चिल्ला रहे हैं तो कोई सुनता नहीं। तो आप देखो, प्रेजेंटेशन बहुत बड़ी चीज होती है। हाँ, नोबेल, उस पर नोबेल पुरस्कार मिल गया, बताओ। अब देखिए, क्लाइमेट एथिक्स पर आप बात कर सकते हैं बहुत अच्छी मॉडर्न वे में। नेक्स्ट, हो गया पूरा। ये मैंने आपको एक बहुत बड़ा क्षेत्र दे रहा हूं, जैन दर्शन और मनोविज्ञान। अभी जो कुछ काम हुए हैं वो एक कोई रतन चंद जी हैं, उन्होंने कर्म सिद्धांत और मनोविज्ञान पर एक किताब लिखी, और एक लेशिया मनोविज्ञान। आज मैं एक बहुत महत्वपूर्ण वाक्य आपसे कह रहा हूं। अभी तक का मेरा जो अनुभव है, अगर आपने साइकोलॉजी को समझ लिया और जैन को साइकोलॉजी के माध्यम से समझाना शुरू कर दिया, तो आज आप जैन दर्शन को पूरे वर्ल्ड में इस्टेब्लिश कर सकते हो। ये मैं बहुत सोच के बात आपसे कह रहा हूँ। ऐसा इसलिए कह रहा हूँ, साइकोलॉजी एक फिलॉसफी है और जैन भी एक फिलॉसफी। साइकोलॉजी डिपार्टमेंट नहीं होता था, पता है पहले आपको? साइकोलॉजी नाम की अलग से, फिलॉसफी डिपार्टमेंट में ही साइकोलॉजी पढ़ाई जाती है। लेकिन उस साइकोलॉजी ने अपना इतना विकास कर लिया कि अब साइकोलॉजी की इतनी बड़ी फील्ड हो गई कि वो फिलॉसफी को भूल गए। फिलॉसफी छोटी सी रह गई, और वो फिलॉसफी, तो साइकोलॉजी में अगर आपने थोड़ा सा भी काम हो उसको जैनिज्म के साथ जोड़कर, माने जैनिज्म को प्रेजेंट करने के लिए साइकोलॉजी बहुत जरूरी है, क्योंकि उसके सारे तत्व इसके अंदर, चाहे आप कषाय के माध्यम से। और मेरा कंक्लूजन ये है कि जैन दर्शन में फ्यूचर स्कोप के माध्यम से क्या कहा गया से ज्यादा इंपॉर्टेंट है आज उसका क्या अर्थ है, ये समझाना। माने एक तो हो गया भगवान महावीर ने ये कहा, ये हो गया। अभी 100-200 साल से लोग खूब चिल्ला रहे, ये कहा, सुन सुन के भी लोग हाँ ठीक है। जो फेथफुल है वो कह लेते हैं हाँ ठीक है, आपने कहा तो मान ली, कोई इसको वो नहीं करे। लेकिन अब आज उसका क्या अर्थ है, अगर आप ये बात भविष्य के लिए समझा सकते हैं मेहनत कर, तो आधुनिक दर्शन समाज मनुष्य की चेतना से संवाद नहीं करता। जो दर्शन, ये वाक्य है अब मेरा, आधुनिक दर्शन विज्ञान समाज मनुष्य की चेतना से संवाद नहीं करता, तो वो केवल ग्रंथि व्याख्या बनकर रह जाएगा। माने अप्लाइड फिलॉसफी जब आप जैनिज्म को बनाएंगे तो ही सरवाइव कर पाएंगे पूरी दुनिया। आप सिर्फ ग्रंथि व्याख्या तक रहेंगे, यद्यपि ग्रंथि व्याख्या का एक बहुत बड़ा स्कोप है, क्योंकि हम ये मानकर चल रहे हैं कि ये काम भी अभी हमारा अधूरा है, हम अभी बहुत आगे नहीं बढ़ पाए हैं। लेकिन मैं फ्यूचर की बात कर रहा हूं, जो जितना थोड़ा बहुत तो कम से कम हुआ ही है। लेकिन आप अपना इंटरेस्ट चेक कर लीजिए, अगर आपको मॉडर्निज्म में जाना है तो उसका भी स्कोप है, और एंशिएंट में ही रहना है तो इसका भी बहुत स्कोप है। क्योंकि हम पूरे समुद्र में देखें तो जैन शोध अभी भी कुछ बूंदों के बराबर है, उसमें हमको उसकी संख्या बढ़ाए। तो हमारा जो इंटरेस्ट हो, जिसमें हमारी गति हो, उस क्षेत्र में काम करना चाहिए। बातें बहुत कहने को हैं, लेकिन समय की अपनी सीमाएं हैं। आपने मेरी बात को गंभीरता से सुना, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और कुछ बात हो तो हम आगे भी कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय भाई साहब का। जितना जितना अनुभव उस क्षेत्र का होता है, उतना ही लाभ उनको सुनने वालों को होता है। भाई साहब का जो भी व्याख्यान हुआ, उससे ये पता चल रहा है, समझ में आ रहा है कि कितना उनका इस क्षेत्र में समर्पण रहा है। एक ही व्याख्यान में उन्होंने कौन कौन से ऐसे वरिष्ठ विद्वान हुए हैं जिन्होंने आदर्श शोध कार्य किए हैं, उन विद्वानों का परिचय भी दिया, कुछ आदर्श शोधों का परिचय भी दिया। साथ ही साथ अभी ऐसे कौन कौन से क्षेत्र हो सकते हैं जिनमें आप
शोध कार्य कर सकते हैं, उन सब के संबंध में विस्तृत जानकारी दी। इसके साथ साथ बहुत सी चीज़ें जो हमें ध्यान देना चाहिए, अध्ययन की दृष्टि से किन किन क्षेत्रों में हमें ध्यान देना चाहिए, इन सभी विषयों को समाहित करते हुए बहुत ही व्यवस्थित और विशद व्याख्यान का लाभ अभी हमें मिला। बातें तो बहुत सी भाई सब के पास कहने को हैं, लेकिन उनकी समय की मर्यादा थी। हम तो आगे भी उनका लाभ लेने के लिए हमेशा से ही जिज्ञासु थे, परंतु उनके आगे के कार्यक्रम बहुत फिक्स हैं। पीछे भी उनके सारे कार्यक्रम फिक्स थे, लेकिन चूँकि वे यहाँ पधार रहे थे तो उन्होंने कहा विद्यार्थियों के लिए, वे आज सुबह ही वहाँ से लाडनू से निकले और अभी 1 बजे ही यहाँ आए हैं, और उसके बावजूद भी उन्होंने बिना किसी थकान के महसूस करते हुए, और एकमात्र आप लोगों के प्रति सौहार्द है इसलिए उन्होंने अपना समय दिया। आगे भी हम जैसा उनका समय रहेगा निश्चित रूप से लाभ लेंगे ही। आज शाम को भी हमें परिचर्चा सत्र में उनका लाभ मिलेगा। कल सुबह प्रातः संगोष्ठी है, उसकी जानकारी भी आपको रात्रि में दी जाएगी, उसमें भी आपको भाई सब का लाभ मिलेगा। सत्र के रूप में ये उनका अभी अंतिम सत्र था, पर एक ही सत्र में उन्होंने बहुत विशद जानकारी हमें प्राप्त कराई है। ये जो आपको जो भी उनकी सामग्री उन्होंने भेजी है वो भी हम आपको उपलब्ध कराएंगे। अभी इस सत्र को यहीं एक जैसे रिसर्च पेपर की बात आ रही है ना, 2 शब्द बताता हूँ। ये कुछ मैं लेके आया हूँ आपके लिए, है ना। थोड़ी कॉपी है, बाकी मैं PDF दे दूंगा तो आप बाकी सबको दे सकते हैं, कुछ तो दे ही सकते हैं। एक प्रॉब्लम आई, एस धम्मो सनातनो। मुझसे किसी ने कहा कि बुद्ध वचन है कि यह धर्म ही सनातन है। आप समझ रहे हैं, अभी सनातन का एक नैरेटिव चल रहा है। पहले हिंदुत्व तो चलता था, फिर उसको कन्वर्ट करके सनातन पर, तो वो सनातन सनातन अब पूरे इस समय देश में चल। तो किसी ने कहा कि पाली वचन है, बुद्ध वचन है, उसमें सनातन का सबसे प्राचीन प्रयोग हुआ है। एक रिसर्च प्रॉब्लम मेरे सामने आ गई। मैंने कहा प्राकृत में तो आज तक किसी ने किया ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। पूरा प्राकृत साहित्य देख डाला मैं सब तरफ। मुझे ये मन में विश्वास था कि जरूर जैन परंपरा में सनातन शब्द का शब्द क्यों लेकर प्रयोग किया गया होगा, लेकिन हमारे यहाँ शाश्वत शब्द प्रयोग है, अनादि निधन प्रयोग, और जैन धर्म अनादि निधन है ना। हमें मानते हैं, लेकिन सिर्फ मानने से काम नहीं चलता है, उसको प्रूफ भी करना पड़ता। तो वो सब अपने अपने शास्त्र के उदाहरण दे रहे थे। अभी हिंदुत्व विमर्श वर्तमान की चुनौतियां, इस पर एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हमारी यूनिवर्सिटी, मैं 2 साल से इस पर काम कर रहा हूँ, एक रिसर्च पेपर पर। ये पूरा होके नहीं दे रहा था और अभी भी पूरा नहीं हुआ है। तो मैं इसका एक ट्रैक्ट जैसा फोटो स्टेट करके मैं भिन्न भिन्न विद्वानों को देता हूँ और उनसे कहता हूँ आप इसको पढ़ो, इसमें कोई कमी हो तो बताओ, इसमें कोई मॉडिफिकेशन हो, कुछ जोड़ना हो, कुछ सुझाव हो तो आप हम बताओ। मैं इसको एक अच्छा रिसर्च आर्टिकल बनाना चाहता हूँ। इसकी 2 फाइंडिंग है। मुझे सणन तणम शब्द जैन आगम में मिल गया, श्वेतांबर आगम में मिला, सूत्र कृतांग में। वहाँ एक आद्रिकीय है, एक राजकुमार है, भगवान महावीर के शमो शरण में जा रहा है और उसको सारे दार्शनिक लोग रोक रहे हैं कि तुम मेरे दर्शन में आ जाओ, मेरे दर्शन में आ जाओ, तुम वहाँ कहाँ जा रहे हो महावीर के पास। तो वो उनसे डिस्कशन करता है। तो एक सांख्य परिव्राजक उस व्यक्ति से कहता है, आद्रक से, कि जिस तरह तुम आत्मा को सनातन मानते हो वैसे ही हम भी मानते हैं, एक ही बात है, तुम हमारे पंथ में आ जाओ। तो वो सणन तणम शब्द प्राकृत का प्राचीन मुझे उस आगम में मिल गया, जिससे मैंने ये प्रूव किया कि सनातन शब्द सबसे प्राचीन जैन परंपरा में प्राप्त। ये देखो एक पॉलिसी मैटर था प्राचीन। दूसरा, एक वाक्य आपको बताता हूं जिसको पढ़ करके मैं कई दिन तक झूमता रहा। ये हमारे आदि पुराण में आचार्य जिन सेन स्वामी ने, मैंने शायद व्हाट्सएप ग्रुप पर भी एक बार डाला था, तीर्थ कृत भी रियम सृष्टा धर्म सृष्टि सनातन। तीर्थंकरों के द्वारा रची गई ये धर्म सृष्टि ही सनातन है। आप देखो, अब कहो सनातन कौन है, माने सनातन, अब प्रश्न है ना, रिसर्च प्रॉब्लम है, प्रश्न है हम सनातन है। अरे हम सनातन है, जैन धर्म सनातन है। ऐसे भाषण देने से काम नहीं चलेगा। जब आप
कुछ निकाल के दोगे ना तो दुनिया को मानना पड़ेगा कि जैन धर्म सनातन है। तो इस पर ये मैं इसलिए भी दे रहा हूँ कि आपके लिए भी ये टास्क है, माने ये होमवर्क है हमारा कि आप इसको, और मैं पीडीएफ भी अवेलेबल करा दूंगा, आप प्रिंट करके भी दे सकते हैं। अभी जिसको चाहिए ये कॉपी है हमारे पास, ये ले लीजिए, पढ़िए, और आपके पास अगर कोई मुद्दा इसमें मिलता है तो मुझे मैसेज करिए, मैं उसको इसमें जोड़ूंगा। मैं इसको बहुत इनरिच करना चाहता हूँ, इसको एक किताब के रूप में डेवलप करना चाहता हूँ। ठीक है, धन्यवाद। जय जिनेन्द्र। दोपहर में 2:30 से 3 बैठे थे। गुरुदेव की सीढ़ी हुई क्या 2:30 से 3 बजे तक? नहीं, हाँ कि ना? नहीं हुई ना। तो 6:30 से 7 जिनेन्द्र भक्ति, 7 से 7:30